नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है शापित गर्लफ्रेंड। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो हेडफोन लगाइए और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हां, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी बदले की आग एक्सप्लेन की है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। दोस्तों, आज की कहानी शायद आपको डर के साथ रुला भी देगी, क्योंकि इसमें एक सच्ची मोहब्बत की खौफनाक दास्तां है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिलाकर रख देगा। सूरत, गुजरात। रात के करीब 10 बज चुके थे। कॉलोनी से थोड़ी दूरी पर स्थित उस बंगले के सामने एक कार घर्र घर्र करती हुई आकर रुकी। आसपास के पेड़ हल्की हवा में हिल रहे थे। जैसे ही कार के हेडलाइट बंद हुए, सड़क के किनारे खंभे पर लगी बिजली की रोशनी का एहसास हुआ। कार से एक 45 साल की महिला नीचे उतरी। उसने हाथ में पर्स को ठीक से पकड़ा और सामने का गेट खोला। वह आलीशान बंगले के पोर्च में दाखिल हुई। कार को पार्क करने के बाद एक युवती भी बाहर निकली। फिट ब्लू जीन्स और डार्क ब्लैक टी शर्ट में वह युवती और भी आकर्षक और खूबसूरत लग रही थी। गाड़ी के सेंसर्स की बीप सुनते हुए उसने चाबी से उसे लॉक किया और अपने खुले बालों को एक हाथ से संवारते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। इस बीच साथ आई महिला ने अपने पास की चाबी से ताला खोला। बंगले का दरवाजा खोलते ही उसने बाईं ओर का लाइट का स्विच ऑन करना चाहा, लेकिन लाइट चालू नहीं हुई। कई बार स्विच का क्लिक करने की आवाज सुनकर उसकी मां ने कहा, राधिका, लाइट चली गई है, क्यों बेवजह बटन दबा रही हो? अरे, लेकिन सामने वाले बंगले में तो लाइट जल रही है ना, राधिका ने जवाब दिया। तो फिर फ्यूज उड़ा होगा, अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ले। मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया है। उससे बेहतर है कि किचन से मोमबत्ती जला लाऊं। ठीक है, बाप बेटी दोनों बस आदेश देना जानते हो, लेकिन तुम्हारे पापा अभी तक क्यों नहीं आए? बड़बड़ाते हुए मां किचन की ओर चली गई। वहीं राधिका एक स्टूल लेकर खड़ी हुई और बोली, पापा को आज इतनी देर कैसे हो गई? बात करते हुए उसने दीवार पर लगे लाइट के मीटर बॉक्स पर मोबाइल की रोशनी डालते हुए पास का स्क्रू निकाला और फ्यूज को खींचा। फ्यूज तो ठीक है, वह बुदबुदाई और फिर बल्ब की ओर मोबाइल की रोशनी डाली। उसे बल्ब पर कुछ अजीब लगा। यह क्या नई बात है? बल्ब टूटा हुआ था और कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। वह मोबाइल की रोशनी में उन कांच के टुकड़ों को देख ही रही थी कि तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। शायद वह खाने की प्लेट होगी, जो कपाट से नीचे गिरकर घूमती हुई दूर जा रही थी। मां, थोड़ा संभल कर, कहते हुए वह स्टूल से नीचे उतरी। घर में हर तरफ एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। चारों ओर देखते हुए वह हॉल से किचन की ओर बढ़ी। मां, मिल गई क्या मोमबत्ती? भौहें सिकोड़ते हुए उसने फिर से चिंता भरी आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंधेरे में मोबाइल की रोशनी के सहारे वह चलने लगी। वह प्लेट फ्रिज के पास गिर पड़ी थी। मां, कहां हो? उसने मोबाइल की रोशनी चारों ओर घुमाई और सहम गई। उसकी मां जमीन पर घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। वह घबराकर मां का सिर उठाकर अपनी गोद में रखकर होश में लाने की कोशिश करने लगी। मां, क्या हुआ तुम्हें? उसने किचन काउंटर पर रखी पानी की बोतल उठाई और मां के चेहरे पर पानी छिड़कने लगी, जिससे धीरे धीरे उसकी मां होश में आने लगी। क्या हुआ मां? वह रोते हुए पूछने लगी। उसकी मां ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उनकी दांतों की जकड़न हो गई थी। ऊ ऊ ऊ ऊ, बस इतना ही आवाज उनके मुंह से निकल रहा था। उन्होंने अपनी नजर दाईं ओर घुमाई, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वह भी बहुत डर गई। उसका शरीर कांपने लगा और आंखों में भय भर गया। जैसे ही उसने अपनी मां द्वारा दिखाई गई दिशा में देखा, उसे सिर्फ गहरा अंधेरा नजर आया
उसने अपना मोबाइल हाथ में लेकर उस तरफ घुमाया और जैसे ही उस घने अंधेरे में मोबाइल की सफेद रोशनी पड़ी, उसके दिल में एक डरावनी धड़कन उठी। दूर लाल निशान दिखाई दिए जो शायद किसी को घसीटे जाने के कारण बने होंगे। मोबाइल को थोड़ा और आगे बढ़ाकर देख ही रही थी कि तभी टीव टीव की आवाज के साथ मोबाइल भी बंद हो गया और एक बार फिर से पूरे घर में अंधकार छा गया। मां को कुछ ऐसा दिखा जिससे उनकी दांतों की जकड़न हो गई है और वह अब भी कुछ बोल नहीं पा रही हैं। और ये लाल निशान, ये खून के धब्बे जैसे हैं। खून के ही हैं क्या? मन में उठते विचार उसे और ज्यादा डरा रहे थे। अचानक उसका शरीर सिहर उठा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ अंधेरे में टटोलने लगे। उसने अपनी मां को धीरे से अपनी गोद से नीचे रखा। तभी उसकी मां ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। उनकी छुअन में एक गहरी चिंता महसूस हो रही थी, अपनी बेटी की चिंता। अंधेरे में टटोलते हुए वह धीरे धीरे खड़ी हुई और उसकी डरी हुई आंखें चारों ओर घूमने लगीं। हर तरफ एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बाईं ओर से गुजर गया हो। उसने फौरन उस दिशा में सिर घुमाया। उसे कुछ महसूस हुआ, कोई उस गहरे अंधेरे में था। भले ही वह उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। हॉल में लगे घड़ी की टिक टिक उसे किचन तक साफ सुनाई दे रही थी। वह बिल्कुल स्तब्ध खड़ी थी। भय उसे जकड़ चुका था। तभी नाक में जले हुए मांस की दुर्गंध आने लगी, जिससे उसके मस्तिष्क में सनसनाहट होने लगी। उसका सिर चकराने लगा और उसी वक्त एक घरघराने वाली आवाज उसके कानों में पड़ी, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार पर टूटने से पहले गले से एक हिंसक घरघराहट निकालता है, जिससे किसी का भी दिल दहल जाए। वैसा ही वह आवाज था। उस गहरे अंधेरे में भी शायद वह उसे बिल्कुल साफ साफ देख सकता था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वह आवाज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। उसे अब सच में समझ आ रहा था कि डर क्या होता है। उन भयानक रहस्यमयी हलचलों से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका शरीर पसीने से पूरी तरह भीग गया था। उसके हाथ किचन काउंटर पर टटोलने लगे और उसे माचिस मिली। वह घरघराने वाला आवाज अब उसके बहुत करीब था। उसने जल्दी से माचिस की तिली जलाई, जिससे एक लाल पीली रोशनी पूरे घर में फैल गई। जमीन पर पड़ी अपनी मां को देखते ही वह स्तब्ध रह गई। वह चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी और यहां से भागना चाहती थी। उसकी मां मृत पड़ी थी खून के तालाब में। पीछे से वह दुर्गंध और घरघराने वाली आवाज और पास आ गई थी। उसे अपने गले पर किसी का गर्म सांस महसूस हो रहा था। भय से उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गले में कुछ अटका हुआ सा महसूस हो रहा था। डर से कांपते हुए उसने थोड़ा पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसके सामने जो भी था, उसे देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसकी उंगली जल गई और वह माचिस बुझ गई। फिर से चारों तरफ अंधेरा फैल गया और उस खौफनाक अंधेरे में एक दिल दहलाने वाली चीख गूंजी। वह चीख इतनी भयानक थी कि आसपास का इलाका हिल गया। किसी ने 100 नंबर पर फोन किया। थोड़ी ही देर में पुलिस की वैन और एक एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। पुलिस और फोरेंसिक टीम भीड़ के बीच से होते हुए बंगले में दाखिल हुई। घना अंधेरा होने के कारण पुलिस इंस्पेक्टर ने पास की टॉर्च चालू की और कहा, ध्यान से कदम रखो, कोई सबूत नष्ट नहीं होना चाहिए। टॉर्च की सफेद रोशनी में जमीन पर फैला हुआ लाल भड़का खून साफ नजर आ रहा था। किचन में एक महिला खून के तालाब में पड़ी थी और कुछ दूरी पर एक और व्यक्ति मृतावस्था में पड़ा था। तभी एक कांस्टेबल ने कहा, सर, बाथरूम के अंदर कोई है। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, सभी सावधान हो जाओ। हो सकता है कि हत्यारा अंदर हो और उसके पास हथियार भी हो। सबने अपने अपने टॉर्च बाथरूम के दरवाजे पर फोकस कर दिए। वे सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे और इशारों से एक दूसरे को सतर्क कर रहे थे। अंदर कोई था, यह तय था। सबने सांसें रोक लीं और दरवाजे की ओर ध्यान से देखने लगे। अंदर से आवाजें आ रही थीं। इंस्पेक्टर ने अपने हाथ में बंदूक पकड़े हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। वहां मौजूद हर व्यक्ति उत्सुक था, यह जानने के लिए कि दरवाजे के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है। इंस्पेक्टर ने जोर से लात मारी। दरवाजा टूटकर खुला और अंदर से कोई उन पर झपट पड़ा। इंस्पेक्टर की बंदूक हाथ से छूटकर गिर गई और वह पीछे जा गिरे। हमलावर के हाथ में किचन का चाकू था। जैसे ही उसने चाकू से वार करना चाहा,
एक कांस्टेबल ने पीछे से उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। वह एक लड़की थी जो डर से कांप रही थी, लेकिन खुद को बचाने के लिए आक्रामक हो गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और उसके शरीर पर जगह जगह खरोंचें थीं जिनसे खून बह रहा था। अब हमलावर पुलिस के कब्जे में था। पुलिस उसे वैन में ले जा रही थी और बाहर खड़े लोग आपस में चर्चा करने लगे। दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंस्पेक्टर साहब बोल रहे थे, खून के धागे हाथ में लग गए हैं। अपनी पत्नी का खून करके उन्होंने अपनी बेटी का खून करने की कोशिश की और उनकी झड़प में वे घायल हो गए। बेटी अस्पताल में है, लेकिन उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है। 6 महीने बाद कोल्हापुर 2 मोटरसाइकिलें युवाओं के सामने से तेजी से निकल गईं। कुछ लड़कियां गेट से अंदर आ रही थीं। सामने एक बड़ी कॉलेज की इमारत थी। अंदर के हरे भरे बाग में जगह जगह लड़के लड़कियां आपस में बातें कर रहे थे। कॉलेज की इमारत के बाहर की सीढ़ियों पर ऐसे ही एक समूह में अच्छे से बातचीत चल रही थी। पीठ पर बैग ठीक करते हुए अंजू ने कहा, हे बघा, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैंने बहुत बुरा अनुभव किया है और अभी भी मेरी त्वचा पर कांटे उठते हैं। भूत? मुझे नहीं लगता, रितु ने कहा। तू किसे भूत मनवाने जा रही है? और अगर मनवाएगी तो प्रपोज कैसे करेगी? सुमित ने मजाक में कहा। तेरा तो कुछ भी नहीं। भूत है या नहीं, कुछ ने मान लिया, लेकिन रितु का इन बातों पर विश्वास नहीं था। ये सब मन के खेल हैं। भूत बीट कुछ नहीं होते। रागिनी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन शांति से सब सुन रही थी। बातचीत का मजा बढ़ गया था। तभी सुन रहे उनके मित्र ने हस्तक्षेप किया, सुपर पावर अमेरिका में भूत पर विश्वास करते हैं, यूरोपीय देश करते हैं, चीन, जापान जैसे विकसित देश भी भूत पर विश्वास करते हैं। मतलब दुनिया में कई धर्म हैं और विभिन्न देवताओं की उपासना होती है, लेकिन अतृप्त आत्माओं के नाम पर लोग भूतों पर विश्वास करते हैं। हम तो इस चक्रव्यूह में फंसे हैं कि ये हैं या नहीं। उनके पास बैठे संजू ने बीच में ही बोल दिया। रागिनी को यह पसंद नहीं आया। लुक मिस्टर, ज्यादा होशियारी का दिखावा कर लड़कियों से चिपकने और दोस्ती करने की कोशिश मत करो। मुझसे तो दूर ही रहो। उसने नीचे देखते हुए माफी मांगी और वहां से चला गया। लेकिन रागिनी की यह बातें उसकी दोस्तियों में खल गईं। 2 दिन ऐसे ही गुजरे। उसने यह भी ध्यान रखा कि रागिनी उसे न देखे, उसकी राह में न आए, लेकिन फिर भी छिपकर ही सही वह उसे देखता था। रागिनी कॉलेज में हर कोई उसकी दोस्ती पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। लड़के अपनी दोस्तों से उसका मोबाइल नंबर पाने के लिए कुछ भी कर रहे थे, लेकिन वह तो एक शापित जीवन जी रही थी। वाह यार, कितना अच्छा काम किया उसने, अद्भुत। हाँ मस्त है। रुको, अगला नंबर किसका है, देखते हैं। सभी कॉलेज की वार्षिक एकांकी प्रतियोगिताओं में मौजूद थे। हॉल खचाखच भरा हुआ था। एक के बाद एक एकांकी चल रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट में कार्यक्रम चल रहा था। रागिनी भी अपनी दोस्तों के साथ सामने बैठी थी। अगली एकांकी शुरू हुई। संजू को स्टेज पर देखकर उसने एक लंबी सांस ली और अपना मोबाइल निकालकर उसमें गेम खेलने लगी। ये रागिनी, तेरा बॉयफ्रेंड? रितु का यह मजाक रागिनी को पसंद नहीं आया। अगर तुम ऐसा बोलने वाली हो तो मैं जा रही हूं। सॉरी ना, मजाक किया। उसकी एकांकी भ्रूण हत्या पर थी। सभी शांति से सामने देख रहे थे और उनके संवाद शुरू हो गए। मां के गर्भ में बढ़ने वाली एक लड़की की भावनाएं वह अपनी एकांकी के माध्यम से दिखा रहा था, बहुत ही उतावले लेकिन चेहरे पर भाव लाते हुए। मां, मैं कब आऊंगी इस जगह पर? जब दादा तेरी गोद में बैठता है तो धीरे धीरे मैं तुम्हारे पेट में उसे पैरों से छेड़ती हूं, उसे छूती हूं। आखिरकार मेरा बड़ा भाई है ना, उसके साथ बहुत खेलना है। रक्षाबंधन पर उसके हाथ पर राखी बांधनी है। पापा का हाथ धीरे धीरे पकड़कर लुटू चलना है। मन में उमड़ते हुए वह संवाद शुरू करते हैं। मां, तुम और पापा दोनों दादा को दिल का टुकड़ा कहते हो, तो फिर मैं भी तुम्हारे दिल का टुकड़ा हूं ना? अचानक चेहरा गंभीर करते हुए। पापा तुमसे क्यों लड़ते हैं? कुछ दिन पहले कितनी देखभाल करते थे और अचानक क्या हो गया? मां, एबॉर्शन क्या होता है? पापा बार बार तुम पर क्यों चिल्लाते हैं? लेकिन तुम चिंता मत करो, जब मैं आऊंगी तो मैं पापा को बहुत समझाऊंगी कि मेरी मां पर चिल्लाना मत। इसी बीच मोबाइल पर गेम खेल रही रागिनी अचानक चुप होकर स्टेज की ओर देखने लगी। वैसे ही आगे के संवाद शुरू हुए। मां, क्या हुआ? पापा ने तुम पर हाथ क्यों उठाया? थोड़ा भावुक होकर।
जब पापा ने तुम्हें मारा तब दादा भी रोते हुए तुम्हारी गोद में आया। तब मैंने धीरे धीरे उसके सिर को छूते हुए कहा, चिंता मत करो, जब मैं आऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज में दर्द स्पष्ट सुनाई दे रहा था। क्या मैंने कुछ गलत किया मां? तुम्हारा दिल मेरे लिए बहुत टूट रहा है, लेकिन क्या हुआ मां? आंखों में आंसू भरे हुए एक लंबी सांस लेकर फिर से बोलने लगा। मां, मेरा नन्हा सा जीवन है। डॉक्टर अंकल मेरे शरीर के टुकड़े कर रहे थे। सहन नहीं हो रहा था मां, असह्य दर्द हो रहा था। वे डॉक्टर नहीं, राक्षस होंगे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं पापा को बताऊंगी कि तुम पर गुस्सा ना करें मां। लेकिन क्या मेरी गलती थी मेरे कोमल शरीर के टुकड़े किए? क्या कुछ गलत हुआ था मेरे साथ कि मुझे गर्भ में ही खत्म कर दिया गया? मेरे सभी सपने राख हो गए। दादा के साथ बहुत खेलना था। पापा की बहुत याद आ रही है मां, मैं जा रही हूं, तुम भी ध्यान रखना। एकांकी समाप्त होते ही सभी ने खड़े होकर ताली बजाई। कुछ लोगों के आंसू अनियंत्रित हो गए। रागिनी कब की हॉल से बाहर जा चुकी थी। दूसरे दिन सभी दोस्त संजू की एक्टिंग की तारीफ कर रहे थे। बहुत अच्छा काम किया यार, हमें बहुत पसंद आया। थैंक यू। और तुम्हारी वो दोस्त कहां है? वो तो बहुत गुस्से में थी यार, रितु बोली। सॉरी, कल थोड़ी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गई थी। रागिनी की दोस्तों ने उसकी तरफ से माफी मांगी। इट्स ओके यार, कहकर संजू हंसते हुए जाने लगा। तभी पीछे से आ रही रागिनी को जोर का धक्का लगा और वह नीचे गिर गई। हाथ से बैग बगल में गिर गया। उसके मुंह से डर के मारे शब्द निकले, आई एम सॉरी। वह गुस्से में उठी और जोर से उसके कान के नीचे थप्पड़ मारा, जिससे सभी स्तब्ध रह गए। तुझ जैसे लड़कों का यह नाटक मुझे अच्छे से पता है। मेरी राह में फिर से आए तो याद रखना। वह तड़ातड़ बोल रही थी, लेकिन संजू ने उसकी तरफ बिना देखे सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी और चला गया। रागिनी के इस व्यवहार से उसकी दोस्तें काफी नाराज हो गईं। तू इतनी ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, इतना कहकर रितु और सभी वहां से निकल गईं। रितु संजू के पीछे चलने लगी। सॉरी यार, उसे क्या हुआ ये समझ में नहीं आता। वो अकेली रहती है, न किसी से बोलती है, न किसी के साथ घुलती मिलती है। संजू शांत था। उसने कहा, माफी किस बात की? उसके हाथों का नाजुक स्पर्श मेरे गालों पर लगा। ये तो रोमांटिक है ना? बिल्कुल सही कहा, वो पागल है, रितु ने कहा। सड़क बहुत सुनसान लग रही थी। शहर से थोड़ा दूर, मतलब काफी दूर होने के कारण रात की ज्यादा हलचल नहीं थी। उस पर अमावस्या की रात और बारिश का मौसम, जिससे अंधेरा और भी घना हो गया था। सड़क के किनारे खंभों पर लगे बिजली के बल्ब उस गहरे अंधकार को चीरते हुए प्रकाश फैला रहे थे। उन बल्बों के पीले नारंगी प्रकाश के चारों ओर चींट-पाखरों का घूमना जारी था। रात की उस नीरव शांति में घोंघावने वाली हवा से सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट वातावरण को और भी भयानक बना रही थी। मानो अमानवीय गूढ़ शक्तियों का वावर होने से पहले कि वह भयानक जानलेवा शांति हो। उस विद्युत खंभे के पास एक पेड़ के नीचे अपने शरीर को समेटे मुंह छुपाकर बैठे एक गांव के कुत्ते को किसी चीज की आहट महसूस हुई। जैसे ही उसने अपने दोनों कान खड़े किए और सिर उठाया, थोड़ी देर बाद सुनसान सड़क पर दूर से एक मानव आकृति चलती हुई आ रही थी। बारिश की रिमझिम से यह स्पष्ट नहीं था कि वह चल रहा है या दौड़ रहा है, लेकिन वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस आकृति की तरफ देखते हुए कुत्ते ने दहशत में भौंकना शुरू किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, दूर कहीं उसके साथी ने भी उसे जवाब देने के लिए भौंकना शुरू कर दिया। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं, लेकिन उस मानव आकृति के पास बारिश से बचने का कोई साधन नहीं था। धीरे धीरे चित्र स्पष्ट होने लगा। वह मानव आकृति दौड़ रही थी, जान की तड़प के साथ। गोरी जैसे संगमरमर की मूर्ति, उसकी ऊंचाई लगभग 5 से 5.25 फुट थी। घने काले बाल, गहरी सुंदर आंखें, गोल चेहरा, गुलाबी थरथराते होंठ। सफेद टी शर्ट और उसी रंग की पैंट पहने वह पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई थी। भटकती हिरनी की तरह उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थीं, जैसे वह मृत्यु के डर से एक सुरक्षित स्थान की तलाश कर रही हो। चलते चलते वह अचानक रुकी। थरथराती नजरों से पीछे मुड़कर देखा तो उसे दूर सड़क के बीच कोई गिरा हुआ दिखा। बिना किसी हरकत के वह वैसा ही पड़ा था। उसे देखते ही वह और डर गई और वहां से दूर जाने के लिए दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते उसने पीछे मुड़कर देखा तो लगा कि मघा पासून गिरी हुई उस आकृति में थोड़ी हलचल हो रही है। वह उसी की तरफ देखती खड़ी थी।
शायद वह लड़की उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। पीछे वह आकृति दिखते ही वह लड़की सिहर गई। उसे रोना आ गया। किसी की मदद मिलने के लिए अब वह चिल्लाते हुए दौड़ पड़ी। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और हाथों की मुट्ठी कसकर बांधकर जान की तड़प से चिल्लाई, हेल्प! उसकी आर्त पुकार से सारा आसमान थर्राया, लेकिन उसका वह प्रयास अधूरा पड़ रहा था। वह लड़की रोते रोते दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते वह बीच बीच में पीछे मुड़कर देखती, लेकिन जिससे अपनी जान बचाने का वह प्रयास कर रही थी वह अभी भी उसके पीछे था। स्थिर, गंभीर, अपने शिकार का पीछा कर रहे किसी भयंकर जानवर की तरह वह उसकी हालत देख रहा था, जैसे वह उसकी जान बचाने की कोशिश का आनंद ले रहा हो। उसे साक्षात संतोष मिल रहा था, लेकिन उसका शरीर अब थक चुका था। जीने की सभी आशाएं मिट रही थीं। तभी उसने आशा की एक किरण देखी। मुख्य सड़क से थोड़ा हटकर थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। वह उस रोशनी की ओर दौड़ने लगी। बिजली के चमकते प्रकाश में थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। खिड़की से भी थोड़ी सी रोशनी दिख रही थी। वह उस घर की तरफ दौड़ पड़ी। अंधेरे में उसे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस घर के लोगों की मदद पाने का एकमात्र उद्देश्य था। उसके पैरों के नीचे की सड़क पर घास और कीचड़ जमा था। दौड़ते दौड़ते जब उसकी चप्पल कीचड़ में फिसली तो वह जोर से गिर गई। उसका पूरा शरीर कीचड़ में सना हुआ था, लेकिन वह वैसे ही उठी। पीछे मुड़कर देखा तो मघापासून शांत खड़ी वह आकृति तेजी से उसकी ओर आ रही थी। उस दलदल से उठ पाना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह वह उस कीचड़ से उठी और जान की तड़प के साथ मदद के लिए चिल्लाते हुए, लड़खड़ाते हुए दौड़कर उस घर के पास पहुंची और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। अत्यधिक तेजी से पीछे मुड़कर देखते हुए वह लड़की अब दरवाजे को दोनों हाथों से जोर से पीटने लगी, ताकि घर के अंदर मौजूद लोगों को जगा सके। उसका पीछा करने वाला अब उसके बेहद करीब पहुंच चुका था। वह डर के मारे थरथराते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी और दरवाजा पीटने लगी। तभी दरवाजा खोला गया। उसने अंदर कदम रखा और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे से लगी वह उसी तरह पीट करके खड़ी थी। सांसें तेज हो गई थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब सब कुछ शांत था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। सिसकियां रोककर उसने सामने देखते हुए दरवाजे का सहारा लेकर धीरे धीरे नीचे बैठ गई, जैसे उसकी मति गूंग हो गई हो। वह सुन्न थी। अंदर कोई नहीं था, लेकिन किसी ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर लिया था। फिर अचानक वह कहां गया? भेदराई नजरों से उसने चारों ओर देखा। एक पीले रंग की रोशनी वाला बल्ब पास की दीवार पर था, जिसके आसपास जाले और चींटियां भरी हुई थीं। ऊपर की खिड़की पर जाले में ढेर सारी मकड़ियां फंसी हुई थीं और पूरे घर में जाले फैले हुए थे। एक पुराना जंग लगा लोहे का बिस्तर बहुत जीर्ण अवस्था में था। उसके पास एक लकड़ी की अलमारी थी, जिस पर 3 फीट लंबा एक आईना था, जो धूल से भरा हुआ था। उस अलमारी के सामने एक लकड़ी की मेज थी, जिस पर कुछ किताबें और नोटबुक बिखरी हुई थीं। जैसे ही उसने उस पर मोबाइल देखा, वह तेजी से पास गई। झटपट उठाकर हाथ में लेते हुए उसने नंबर डायल करना शुरू किया। मोबाइल को कान से लगाते हुए उसने सामने के आईने पर जमी धूल को बाएं हाथ से साफ किया। तभी उसकी छवि आईने में दिखने लगी। उसके गीले बालों से पानी बह रहा था और बालों पर, चेहरे पर कीचड़ भी लगा हुआ था। डर से उसकी आंखें लाल हो गई थीं और चेहरा भी सफेद पड़ गया था। मोबाइल पर दूसरी तरफ रिंग हो रही थी, लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। रोते हुए वह बोली, प्लीज प्लीज प्लीज, फोन उठाओ प्लीज। उसे फिर से रोना आ रहा था। जब रिंग पूरी हुई, उसने फिर से कॉल किया और सामने के आईने में देखने लगी। अचानक वह सिहर उठी। घर में आते समय बंद किया गया दरवाजा अब पूरी तरह से खुला हुआ था और उसके माध्यम से बाहर का अंधेरा और भी भयानक नजर आ रहा था, जिससे उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वह तेजी से आगे बढ़ी और जल्दी जल्दी उस दरवाजे को बंद किया। उसके बाद वह दरवाजे के पास जाकर पीछे पीछे सरकने लगी। फिर उसकी नजर आईने पर गई। बंद किया हुआ दरवाजा आईने में दिख रहा था। मोबाइल कान से लगा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थीं। तो तभी उसे पीछे से आवाज आई। तीनों आईनों में देखा कि आवाज करते हुए वह दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसने फिर दरवाजे की तरफ देखा। आधा खुला वह दरवाजा ऐसे ही रह गया। वह भी सांस रोककर उस आधा खुले दरवाजे की तरफ देख रही थी।
जानलेवा खामोशी में उसकी हिचकी और बढ़ती दिल की धड़कन के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। मोबाइल पर रिंग हो रही थी, लेकिन उसकी भेदराई नजर अब भी उस दरवाजे से दिखने वाले गहरे अंधेरे पर स्थिर थी। रिंग पूरी हुई और फिर कर्र की आवाज करते हुए वह दरवाजा फिर से बंद होने लगा। वह दौड़कर दरवाजे के पास गई और अंदर से ताले लगाकर उसे न खोलने देने के लिए चारों ओर रखी भारी चीजें दरवाजे के बीच में सरकाने लगीं। अब दरवाजे की तरफ देखते हुए, पीछे पीछे सरकते हुए वह फिर उस आईने के पास आई और मोबाइल से कॉल करने लगी। तभी अचानक किसी के कराहने की आवाज सुनाई देने लगी। असहनीय वेदना से कोई कराह रहा था, मानो उसे बुला रहा हो। वह सुन्न होकर सुन रही थी। तभी उसका कॉल दूसरी तरफ से रिसीव हुआ। हेलो हेलो रागिनी, प्लीज सेव मी। उसकी आवाज में अनामिका डर गहरा हुआ था और वह रोते हुए अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। हेलो, कौन? रागिनी अचानक जाग गई, बिस्तर पर उठकर बैठी और 3 सवाल किए। मैं राधिका। रोते हुए उसने आगे बोलना शुरू किया। रागिनी, वह आत्मा मुझे जिंदा छोड़ने वाली नहीं है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजा जोर से धड़धड़ाकर खुल गया। ताला टूटकर एक तरफ गिर गया और उसके ऊपर रखा सामान दूर फेंक दिया गया। उस धक्के से राधिका भी एक तरफ गिर गई और उसके हाथ से मोबाइल बिस्तर के नीचे चला गया। हेलो राधिका, हेलो। इधर रागिनी अस्वस्थ हो गई। उस धक्के से राधिका थरथर कांपने लगी। जख्मी शरीर से रक्त बहने लगा। वह उठकर बैठी और रेंगते हुए, गिरते हुए पीछे सरकने लगी। उसकी नजर दरवाजे से दिखने वाले बाहर के गहरे अंधेरे पर रुकी हुई थी। फिर वह आवाज आई। असहनीय यातना उसके शरीर में हो रही थी। उस अंधेरे में हलचल होने लगी। कोई दरवाजे से बाहर सरकता हुआ अंदर आ रहा था। उसकी आंखें विस्फारित होकर सामने देख रही थी। सरकती हुई वह काली आकृति अब धीरे धीरे खड़ी हो गई और अपनी लाल रक्त से सनी नजर उस लड़की पर घुमाते हुए आगे बढ़ने लगी। तब उसके मुंह से शब्द भी फूटने लगे। उस क्षण में वह आकृति लड़की के ऊपर झपटी तो उसकी आर्त चीख मुंह से बाहर निकल गई। फोन पर यह आवाज सुनकर रागिनी स्तब्ध रह गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अपने ऊपर का कंबल थोड़ा हटाकर जब रागिनी ने अंजू की तरफ देखा तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसकी सारी शक्ति छीन ली गई हो। रागिनी, ये रागिनी। 3 बार आवाज दी, लेकिन रागिनी की आंखों में कोई हलचल नहीं थी। बगल के बिस्तर पर सोई रीतू जाग गई और अंजलि रागिनी के पास आई। उसने रागिनी के दोनों कंधों को मजबूती से पकड़कर कहा, अरे रागिनी, होश में आ। अरे क्या हुआ? तब रागिनी होश में आई। मोबाइल की तरफ देखते हुए उसने एक कराह निकाली। रीतू ने उसे संभालते हुए बोलना शुरू किया। उस समय सभी लड़कियां जाग गईं। स्वप्न वगैरह पड़ा होगा। क्या हुआ इसे? ठीक नहीं लग रही क्या? वह बस सामने सबके चेहरों की जिज्ञासा से देख रही थी। किसी ने उसके सामने पानी का गिलास रखा तो उसने घूंट घूंट कर सारा गिलास खाली कर दिया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी सांसों की गति भी बेहद बढ़ गई थी। रागिनी, तू ठीक है ना? सुबह हो गई थी। अंजलि को जागते ही बगल में शांति से सोई रागिनी दिखी और वह उठकर खिड़की के पास चली गई। रीतू गहरी नींद में थी। उनका कमरा 3री मंजिल पर था, इसलिए खिड़की से आसपास का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। क्षितिज पर सूरज उगने से पहले की लालिमा दिखाई दे रही थी। पक्षियों के समूह चहचहाते हुए एक दूसरे से संवाद करते हुए आसमान में उड़ते जा रहे थे। गुड मॉर्निंग। पीछे से आवाज आई तो अंजलि ने लंबी सांस लेकर पीछे मुड़कर कहा। हाथ जोड़कर बोली, हम गुड मॉर्निंग। कैसी है तबीयत? ठीक है। मुझे क्या हुआ? एक हाथ से सिर पकड़ते हुए बोली। हां, सिर थोड़ा भारी लग रहा है। मतलब तुझे कल का कुछ भी याद नहीं? कल? आश्चर्य से, क्या हुआ कल? कुछ नहीं। तुझे बताना नहीं है, यह समझ में आ रहा है। उसे किसी को भी कुछ बताना पसंद नहीं। दोनों उषाओं में सिर झुकाते हुए रीतू बोली। तब गुस्से में अंजलि फ्रेश होने चली गई। अंजलि के जाते ही रागिनी उदास हो गई। बिस्तर से उठकर वह खिड़की की तरफ देखने लगी। हमेशा की तरह आज भी उसे वह दृश्य निराशाजनक और खाली सा लग रहा था। तीनों लेक्चर में पहुंच गईं। रीतू की बड़बड़ जारी थी, जबकि अंजलि कुछ नहीं बोल रही थी और किसी से भी नहीं। रागिनी भारी कदमों से उदासी में क्लास की दिशा में चल रही थी।
सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गईं। रागिनी हमेशा की तरह अपने दोस्तों से बातें कर रही थी, लेकिन अंजलि का ध्यान लगातार उसी पर था। वह बहुत उदास लग रही थी, जैसे गिरने वाली हो, हताश। लेकिन बाहर से वह ठीक होने का दिखावा कर रही थी। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी उदास क्यों है। उसे क्या हुआ है? सामने शिक्षक बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे, लेकिन अंजलि का पूरा ध्यान रागिनी पर ही था। वह ऊपर से खुश दिख रही थी, जैसे सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रही थी। अंजलि समझ रही थी कि रागिनी के साथ कुछ हो रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कह रही थी। उसका चुप रहना अब गुस्से के रूप में बाहर आ रहा था। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। रागिनी ने देखा कि कॉल आ रहा था। नाम देखते ही उसके माथे पर पसीना छा गया। उसने लेक्चर अधूरा छोड़कर बाहर निकलने का फैसला किया। उसी समय रीतू और अंजलि भी उसके पीछे हो लीं। रागिनी ने कॉल रिसीव किया। हेलो मैडम, क्या हुआ? रागिनी, एक बुरी खबर है। राधिका ठीक है ना? रागिनी, राधिका अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? वह पूरी तरह से हड़बड़ा गई। हां, कल रात उसे झटका लगा। वह हॉस्पिटल से भाग गई और आज सुबह उसका बिखरा हुआ शव जंगल में मिला। क्या? सुन्न मन से वह सुन रही थी। हां, उसके कमरे की दीवारों पर खरोंचें थीं, जिनमें कुछ अस्पष्ट शब्द थे। तेरा जाने का समय आ गया है, ऐसा लिखा था। पुलिस कह रही है कि यह हत्या है। फोन पर मैडम बोल रही थीं, लेकिन रागिनी बेहोश हो गई और वहीं गिर पड़ी। पीछे खड़ी रीतू ने उसे संभाला। रात हो चुकी थी। उसकी सभी रूममेट्स गहरी नींद में थीं, लेकिन रागिनी जाग रही थी। खिड़की के पर्दे हवा के झोंकों से लहराते जा रहे थे। बाहर आसमान बादलों से घिरा हुआ था और हल्की बारिश की बूंदें गिरने वाली थीं। बिस्तर पर पड़े पड़े वह उदासी से अपने अतीत को याद करने लगी। रात के उस अंधकार में एक ऊंची इमारत के कोने पर एक लड़की खड़ी थी। सफेद गाउन में वह 20 साल की युवती थी। खिन्न होकर नीचे देख रही थी। उसके खुले बाल हवा में उड़ने लगे थे। पीछे कुछ दूरी पर रागिनी खड़ी थी, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। 3 क्षण के लिए वह रागिनी की तरफ देखी और हवा के झोंके से उसके खुले बालों ने चेहरा ढक दिया। फिर वह अचानक इमारत से नीचे गिर गई। रागिनी तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन लड़की का सिर इमारत से गिरने के बाद फट चुका था और जमीन खून से सनी हुई थी। सुन्न हुई रागिनी आंखें फैलाए नीचे उस लड़की की ओर देख रही थी। तभी अचानक एक आग की लपटों से घिरी आकृति उसकी तरफ दौड़ने लगी। आग की लपटों में लिपटी वह आकृति और कराहते हुए चीखने की आवाज ने रागिनी को हिला दिया। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वह खड़ी थी मानो किसी ने उसे पकड़ रखा हो। जान के कष्ट से उसने 3 बार चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। आग से घिरी हुई आकृति तेजी से उसकी ओर झपटी और रागिनी अचानक जाग गई। सब कुछ शांत था। सभी लड़कियां उसी तरह शांत सोई हुई थीं, लेकिन इस घटना ने उसकी नींद उड़ा दी। अब ये सपने केवल सोते में नहीं, बल्कि जागते हुए भी उसे दिखाई देने लगे। इस वजह से रागिनी एक मानसिक दमन में रहने लगी, जैसे कोई जल्द ही उसकी जान ले लेगा, उसे अमानवीयता से खत्म कर देगा। क्लास में और हॉस्टल में वह किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। अचानक वह चौंकी और उसके इस व्यवहार पर सभी ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। रागिनी आज सुंदर गुलाबी चूड़ीदार पहनकर आई थी। जब वह अपनी व्हाइट एक्टिवा पार्क करने लगी, तो पार्किंग की ओर आते हुए उसके दोस्त संजू की नजर उस पर पड़ी। उसे देखते ही उसने रास्ता बदल लिया। क्या हुआ रे, तिकड़े कहां? उसका दोस्त अविनाश बोला। कुछ नहीं रे, बिल्ली आड़ में चली गई। बिल्ली कहां है? तू सिर पर ज्यादा तनाव मत दे, क्योंकि जो चीज हमारे पास कम है उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, है ना? तू बड़ा अल्बर्ट आइंस्टीन है। अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं रे, आई एम एन अल्बर्ट्रॉस। कौन? देख, फिर से सिर पर तनाव दे रहा है। बोलते बोलते उसकी नजर रागिनी पर गई। उसकी ओढ़नी के धागे बालों में उलझ गए और उसने उन्हें सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी। कॉलेज की दीवार के पीछे से उसकी तरफ देखते हुए वह धीरे से बुदबुदाया, अरे मनीमाऊ, तुम्हारी ये सर्कस क्लासरूम में करो प्लीज, हमें गाड़ी निकालनी है। रागिनी को ओढ़नी में उलझे हुए बंधन को सुलझाने में परेशानी हो रही थी। इस सब में उसकी ओढ़नी फिसलकर नीचे गिर गई, जिससे पार्किंग में बैठी लड़कियां कुछ शोर करने लगीं। आवे, रुको, मैं आ रही हूं। रागिनी की यह सर्कस दूर से देखकर वह उसके पास लेटकर खड़ा हो गया।
अब उन शरारती बच्चों को मोबाइल पर उसकी शूटिंग करना संभव नहीं था। वह रागिनी के खिलाफ मुंह करके मोबाइल पर बात करने लगा। हेलो रितु, अपनी दोस्त की ओढ़नी सही करने के लिए कह देना। यह कहकर वह चला गया, लेकिन रागिनी ने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी खिसकी हुई ओढ़नी को जल्दी से ठीक करने लगी। चारों ओर देखा तो उन बच्चों ने वहां से निकलना ही बेहतर समझा, लेकिन वह भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने रितु को कॉल किया। हेलो, तुम कहां हो? क्या तुम्हें संजू ने अभी कॉल किया था? नहीं गा, कोई कॉल नहीं आया। क्यों और क्या हुआ? प्लीज अब फिर से उस पर चिल्लाना मत। उस दिन उसकी गलती नहीं थी, लेकिन तुमने बिना वजह उस पर हाथ उठाया। प्लीज यार। अंजलि क्या तुम्हारे साथ है? उसे फोन दे। अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है, वह कमरे में ही है। इतना कहकर रागिनी ने कॉल काट दिया और उसे ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। कॉलेज के परिसर में उसने उसके सभी दोस्तों से पूछा। वह यहां था, वहां दिखाई दिया, कैंटीन में होगा। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, एक ने कहा कुछ और हो गया है, इसके अलावा यह भूखी बाघिन उसे नहीं खोजेगी। दूसरा बोला हां रे, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और सभी हंसने लगे। वह ढूंढ रही थी, बस एक बार उसे सॉरी कहना था। उसने कई बार उसका अपमान किया था, लेकिन आज वह उदास मन से फिर से क्लासरूम की ओर मुड़ी। सामने से उसकी दोस्त अंजलि आ रही थी। रागिनी का ध्यान उसकी ओर नहीं था, लेकिन अंजलि एक तक रागिनी की ओर देख रही थी। दोनों चलते चलते एक दूसरे को पार करेंगी, तभी अंजलि उसके कान के पास जाकर बोली, वह टेरेस पर है। अंजलि आगे बढ़ गई और मघा पासून रागिनी का उदास चेहरा अचानक खिल गया। थैंक्स अंजू। रागिनी दौड़ते हुए टेरेस की ओर बढ़ गई। तेजी से कदम उठाते हुए वह एक एक सीढ़ी चढ़ने लगी। सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह वैसे ही चलती रही। मन में अपराध बोध की भावना थी। उसे बहुत हर्ट किया है, बस उसे सॉरी कहना था। तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए वह टेरेस पर पहुंच गई। सांसें भारी थीं और हृदय की धड़कनें तेज हो रही थीं। धीरे धीरे उसे ढूंढने लगी। उसके पैर थक चुके थे और सांसें तेज हो गई थीं। वह किनारे पर पकड़कर चारों ओर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहां तो कोई नहीं है, फिर अंजू ने झूठ क्यों कहा? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक मन में विचार आया, अंजू। नीचे देखते हुए उसने मन में कहा, अंजलि आज कॉलेज नहीं आई। अब उसके मन में डर घर करने लगा। उसने धीरे धीरे नजर ऊपर की ओर की और चौंक कर वहीं खड़ी रह गई। टेरेस के आखिरी कोने पर जमीन पर एक छाया पड़ी थी, सिर्फ एक छाया, जिसके पास कोई शरीर नहीं था, लेकिन फिर भी एक छाया जमीन पर थी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर सरकने लगी। तभी रागिनी कुछ क्षण सुन्न हो गई, लेकिन अगले क्षण उसने खुद को संभाला। वह तेजी से पीछे मुड़ी और दौड़ते हुए नीचे आने लगी। चेहरे पर डर की छाया थी, जैसे कोई उसकी जान लेने के लिए उसका पीछा कर रहा हो। तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। क्लास अभी अभी खत्म हुई थी और सभी बाहर निकल रहे थे। उनके बीच से रास्ता बनाते हुए वह दौड़ पड़ी। दौड़ते दौड़ते भेदराई नजरों से उसने पीछे देखा। एक काली आकृति उसे भीड़ में खड़ी दिखाई दी, जिससे वह और भी डर गई और फिर से दौड़ने लगी और सामने खड़े संजू से टकरा गई। दोनों नीचे गिर पड़े। संजू ने उसकी ओर देखा। वह बहुत डर गई थी, आंखों में आंसू भरे थे और शरीर डर से कांप रहा था। रागिनी की हालत देखकर उसने दिल से कहा, हे रागिनी, क्या हुआ? आर यू ओके? उसने भेदराई नजरों से पीछे देखा और संजू की ओर देखते हुए चेहरे के भाव बदल गए। तुम्हें बताया था ना मुझसे दूर रहना। उसकी बातें सुनकर रितु बहुत गुस्सा हो गई। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुझे क्या हो गया है? बिना वजह उस पर चिल्ला रही है। कुछ नहीं बोलते हुए रागिनी तेज कदमों से बाहर निकल गई। क्या यह कोई सर्कस है? रितु, उसके साथ जाओ, उसे संभालो। उसके पीछे रितु भी वहां से बाहर निकल गई। रागिनी हॉस्टल पहुंची। गाड़ी पार्क की ओर दौड़ते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दरवाजे का सहारा लेकर नीचे बैठ गई और अपने दोनों घुटनों में सिर छिपाकर थक कर हताश होकर रोने लगी। मां, यह कब खत्म होगा? मैं अब थक गई हूं मां। आंसू बहाते हुए वह अपने आप से बड़बड़ाती रही। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। कर्रर्रर्र ऐसा धीमा आवाज सुनाई देने लगा। वह अचानक चुप हो गई और कान देकर उस आवाज को सुनने लगी। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगा।
उसने घुटनों से सिर थोड़ा ऊपर उठाकर चारों ओर देखा। कमरे में एक भयावह सन्नाटा फैल गया। सामने की खुली खिड़की से आने वाली हवा से पर्दा धीरे धीरे लहराने लगा। उसकी मुसमुसाहट जारी थी, लेकिन एक गूढ़ आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी। कर्रर्रर्र। ऐसा कुछ झूलने का आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगा। उसने धीरे धीरे तिरछी नजरों से सामने देखा और सुन्न हो गई। सामने एक लड़की का पिछला शरीर सीलिंग फैन से लटक रहा था। गर्दन के चारों ओर रस्सी का फंदा कसकर लिपटा हुआ था। वह शरीर रस्सी के सहारे झूल रहा था और कर्रर्रर्रर का आवाज चारों ओर गूंज रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह भयानक दृश्य देखकर देखती रही। झूलते हुए उस शरीर का अगला भाग अब रागिनी के सामने था। रागिनी ने उस लटकती हुई लड़की का चेहरा देखा और वह चौंक गई, क्योंकि वह उसकी दोस्त अंजलि थी। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं और जीभ मुंह से पूरी तरह बाहर थी। अपनी जिगरी दोस्त को ऐसी हालत में देखकर उसका मस्तिष्क सुन्न हो गया। वह रोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंसू रुक गए। वह उस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखती रही। तभी बाहर से कोई दरवाजे पर दस्तक देने लगा। रागिनी, आओ रागिनी, दरवाजा खोलो। ऋतु की आवाज सुनते ही उसके आंसू बहने लगे। झूलती हुई अंजलि के शव की ओर देखते हुए उसने मुश्किल से दरवाजा खोला और सीधे ऋतु की बाहों में गिरकर रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर बाकी की लड़कियां इकट्ठा हो गईं, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। जो हुआ था उसे बताने के लिए वह दरवाजे की दिशा में मुड़ी और सुन्न होकर रह गई। आंखें फटी की फटी रह गईं और वह धड़ाम से नीचे गिर गई। कमरे के दरवाजे से अंजलि बाहर आती हुई बोली, क्या हुआ? क्या बेतुका है यह? रागिनी बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। लड़कियां उसकी हालत देखकर आपस में फुसफुसा रही थीं। क्या हमारे हॉस्टल में भूत है? लेकिन यह सच नहीं लगता। हां, मुझे भी कभी कभी रात को लगता है कि कोई मेरा गला दबा रहा है। हर फेस्टिवल पर तुम गाना गाती हो। क्या उस भूत को भी यह पसंद नहीं आया होगा, इसलिए उसने गला दबाकर इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने का सोचा होगा। वेरी फनी। लेकिन मेरी रूममेट पूनम 2 महीने पहले रात को उसे एक काली छाया दिखाई दी थी। उसके बाद वह कई दिन तक बीमार रही। यह कोई छाया नहीं होगी, शायद बॉयफ्रेंड मिलने आया होगा। लेकिन छाया लड़की की थी, है क्या? फिर शायद सोते में उसे आईने में देखा होगा। गर्ल्स प्लीज अपनी अपनी रूम में जाओ, उसे शांत सोने दो। ऋतु की बातें सुनकर सभी लड़कियां आपस में बोलते हुए बाहर निकल गईं। मैडम ने क्या कहा? अंजलि ने पूछा। तब ऋतु शांत स्वर में बोली, घर पर बताने को कहा है और डॉक्टर जोशी का नंबर दिया है। वह साइकियाट्रिस्ट हैं। कल दोपहर बुलाया है। सामने कुर्सी पर डॉक्टर बैठे थे, जैसे 50 के आसपास के हों। शरीर से थोड़े दुबले सफेद बालों को एक तरफ ठीक से सेट किया हुआ, आंखों पर का चश्मा अपने दाएं हाथ से उतारकर सामने की मेज पर रखा और थोड़ा पीछे सरक कर बैठते हुए डॉक्टर जोशी ने शांति से पूछा, रात को अच्छी नींद आती है? इस सवाल पर सामने बैठी रागिनी का चेहरा थोड़ी उदासी में बदल गया। ऋतु, जो बगल में मोबाइल पर चैट कर रही थी, उसने मोबाइल अपनी जीन्स की जेब में रखते हुए रागिनी की ओर देखा और अनजाने में ओढ़नी से खेलते हुए रागिनी ने कहा, हां, मतलब कभी कभी रात में अचानक जाग जाती हूं तो फिर जल्दी नींद नहीं आती। सुबह तक ऐसे ही रहती है। हम जिंदगी में कोई ऐसी बुरी घटना जो बड़ा झटका दे गई हो या कुछ और हुआ हो? तब रागिनी ने अपनी ओढ़नी से खेलना एकदम बंद कर दिया। डॉक्टर उसकी हर हलचल को ध्यान से देख रहे थे, हर सवाल पर उसकी उदासीनता और उत्तर देने से टालने की कोशिश को समझ रहे थे। क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसका झटका लगा हो या अब भी डर लगता है? वह विचारों से बाहर आई। उसके चेहरे पर एकदम निराशा फैल गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको साफ साफ बताना है कि आप अपने मन की बात किसी के सामने नहीं कहती। आपके मन पर दबाव आपको एक काल्पनिक दुनिया में ले जा रहा है। पहले मन से खुलकर सभी से बात करें। मां, पिता, दोस्त, किसी से भी ऐसा कोई होगा जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकती हैं। रागिनी ने नीचे देखते हुए सहमति में सिर हिलाया। डॉक्टर ने ऋतु की ओर देखा और कहा, मैं इसकी दोस्त हूं, मुझे इनके परिवार से बात करनी होगी। हां, हमने इसकी मां को कॉल किया है, वह आज आने वाली है। तभी ऋतु का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मोबाइल देखकर ऋतु केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। फिर मोबाइल को जेब में रखने ही वाली थी कि किसी ने आवाज दी, ऋतु, यहां क्या कर रही हो? संजू सामने से आते हुए दरवाजे की नाम प्लेट देखकर बोला, मनोचिकित्सक जोशी, क्या तुम भी उस शॉर्ट सर्किट के साथ रहकर येड़ी हो गई?
उसकी बातों से रितु अच्छी तरह चौंकी। नहीं नहीं रे, पर तुम यहां कैसे? यहां सामने कंप्यूटर का क्लास कर रहा हूं। खैर, तुम्हारी येड़ी दोस्त ठीक है ना, या अभी भी पागलपन के दौरे आ रहे हैं? चौंकते हुए बोली। तुम्हें देर हो रही होगी, जाओ तुम। हां गा, मैं निकलता हूं, पर तुम उसके पास से बचकर रहना। ऐसा कहकर वह जाने के लिए मुड़ा और चौंका। एक पल के लिए वहीं रुक गया, मुंह में शब्दों को अंदर लेते हुए, क्योंकि रागिनी बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसकी तरफ देखते हुए उसने अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर कहा, मुझे खेद है। नहीं, मुझे बहुत खेद है। मैंने तुम्हारे साथ कई बार गलत व्यवहार किया है। सच में इसके लिए माफी चाहती हूं। उसकी आंखों में अनजाने में आंसू आ गए। और हां, तुम्हारी बातों का मुझे गुस्सा नहीं आया। सारा जग मुझे पागल समझता है, मजाक कर रहा है, किसी का गुस्सा क्यों रखूं? इतना कहकर वह बहुत उदास निराश मन से बाहर निकल गई। रागिनी, रागिनी, रितु ने पीछे से आवाज दी, लेकिन वह ऐसे ही चलती रही। रितु ने उसकी तरफ थोड़ी नाराजगी से देखा। तू भी बेवकूफ है, कम से कम चारों ओर देख तो ले। छोड़, बाद में बात करेंगे, चल बाय। रितु भी उसके पीछे गई। वह अपराध बोध से भरा वहीं खड़ा रहा। उसकी गाल पर हाथ रखने से जितनी पीड़ा नहीं हुई थी, उतनी उसकी शब्दों से हुई थी। कांच की खिड़की के अंदर से देखने वाले डॉक्टर जोशी उसे देखकर बाहर आए। सुबह हो चुकी थी। आज रितु जल्दी उठी थी। बिस्तर से नीचे उतरते ही तीनों तरफ की खिड़कियां खोलकर पर्दा एक तरफ करते हुए आलसी होते हुए बाहर देखा और पीछे मुड़ गई। एक पल के लिए वहीं रुक गई। कुछ याद आते ही खिड़की से बाहर देखा। आओ अंजू, आओ, अरे उठ जाओ, बाहर देख। वह बहुत उतावली लग रही थी। क्या हुआ, सोने दो ना। अंजू ने कंबल ठीक से ओढ़ा और फिर से सो गई। तब रितु ने उसे झकझोरकर उठाया और खिड़की के पास ले गई। क्या है रितु, बताओ ना। उसकी आंखों पर अब भी नींद थी। क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई कर रही थी, या वह तुम्हारे साथ? रितु ने पूछना शुरू किया। अंजलि ने रितु से कहा, मैं भिड़ जाऊंगी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मुझसे भिड़ सके। तो वह कौन है जो तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रहा है? मुझे? वह बाहर ठीक से देखती हुई बोली। मुझे नहीं, देखो, वहां से कोई तुम्हें ही इशारा कर रहा है। थोड़ा जाना पहचाना लगता है। क्या? रितु चौंक कर देखने लगी। सच में एक लड़का सामने की सड़क से उसे मोबाइल उठाकर इशारा कर रहा था। उसने झट से अपना मोबाइल उठाया। वह साइलेंट पर था, इसलिए आवाज नहीं आई। मोबाइल देखकर वह जैसे हैरान होकर फिर से दौड़कर खिड़की के पास गई और मोबाइल की रिंग हुई। सामने वही लड़का फोन पर था। रितु उसे देखते हुए उसकी बातें सुनने लगी। रागिनी, अरे उठो जल्दी, तुम्हारा मैसेज आया है। रितु भी उसे उठाने लगी। तब उसने पास रखा मोबाइल देखकर कहा, कहां है मैसेज? और मुंह फेरकर फिर से सोने वाली थी। तभी रितु और अंजलि दोनों ने उसे खींचकर खिड़की के पास ले गईं। कड़कड़ाकर आलस्य करते हुए उसने बाहर देखा और चौंक कर एक तक देखती रही। हॉस्टल के गेट के सामने सीधा थोड़ा ऊंचे जाने वाली सड़क पर पीले अक्षरों वाला एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था, डायवर्जन ले, काम जारी है। और दूसरी तरफ सड़क पर सफेद ओनिल पेंट से लिखा था, आई एम सॉरी प्लीज। बगल में खड़े गुलमोहर के पेड़ पर लाल गुलाबी फूलों का ढेर गिरने से वह और भी सुंदर लग रहा था। रागिनी ने देखा, दूर खड़े संजू ने अपने कान पकड़कर माफ करना कहकर इशारा किया। वह ऐसे ही देख रही थी। इस बीच हॉस्टल की कई लड़कियां खिड़की से देख रही थीं और आपस में फुसफुसा रही थीं। तभी मुख्य सड़क पर जाम देखकर ट्रैफिक पुलिस आते हुए बाइक के पास खड़े अविन को देखा और चिल्लाया, चल जल्दी, पुलिस आ गई। तब संजू ने वहां ही पेंट के डिब्बे फेंके और दोनों ने बाइक पर धूम मचा दी। पुलिस वहीं खड़ा शिट्टी मारते हुए ट्रैफिक को सामान्य करने लगा। लेकिन उन दोनों को घबराकर भागते देखकर रितु और अंजलि दोनों पेट पकड़कर हंसने लगीं। कॉलेज में देर हो रही है, संभल कर जाओ। इतना कहकर रागिनी बिना चेहरे पर कोई भाव लाए स्नान करने चली गई। सामने शिक्षक रसायन शास्त्र के फॉर्मूलों को समझा रहे थे, लेकिन रितु रागिनी की ओर गंभीरता से देख रही थी। रागिनी को यह महसूस हो रहा था कि लेक्चर शुरू हो रहा था, लेकिन रितु का ध्यान कहीं और था। रागिनी की ओर देखते हुए वह पूछने लगी, तुझे ठीक से क्या हो रहा है, बता सकती है कृपया? ऐसा नहीं हो, नहीं तो तुझे सच में पागल कर देगा। उसकी बात सुनकर रागिनी अचानक उठी और बाहर चली गई। रितु भी उसके पीछे पीछे चली गई। उनका लेक्चर दूसरी मंजिल पर शुरू हो रहा था। बाहर निकलते ही वह तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी।
तब रितु ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। मैं कुछ पूछ रही हूं और तुझे बताना ही पड़ेगा, जिद पर अड़ी रितु उससे पूछ रही थी। रागिनी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। कॉल उठाते ही वह असहज हो गई। मोबाइल कान पर लगाकर दूसरी मंजिल से सड़क की ओर देखने लगी। उसका ध्यान नीचे चला गया। उसकी मां मिलने आई थी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी और खुले बालों के साथ एक सुंदर स्टेप कट, आंखों पर काले चश्मे को उतारकर हाथ में लिए वह दूसरी मंजिल पर खड़ी रागिनी को देखने लगी। मुझे खेद है मैडम, मेरी बेटी को थोड़ा मानसिक झटका लगा है, वह अभी तक इससे उबर नहीं पाई है। रागिनी की मां की बात रोकते हुए प्रिंसिपल ने कहा, मैं समझ सकती हूं, लेकिन उसे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की जरूरत है। उसके व्यवहार का अन्य छात्रों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। रागिनी शांतिपूर्वक दोनों की बातें सुन रही थी। रितु ऑफिस के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों बाहर आईं, रितु पूछने लगी, आंटी, मैडम ने क्या कहा? बात करते हुए तीनों बाहर निकल गईं। डॉक्टर से परामर्श करने को कहा था। आंटी, आप बताइए, उसे ठीक क्या हुआ है? ऐसे में वे गंभीर हो गईं। लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा, उसके पिता एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, हेलुसिनेशन, मतिभ्रम। उन्हें कभी कभी दौरे आते हैं और रागिनी बहुत संवेदनशील है। उसके मन पर भी असर हो रहा है। पहले जिस कॉलेज में वह पढ़ती थी, वहां एक लड़की ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की थी। उन भासों का असर उसे कभी कभी होता है, पर तुम चिंता मत करो। रितु के सिर पर हाथ फिराते हुए वे रागिनी के साथ उनकी सफेद अल्टिस कार के पास चली गईं। रितु थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसकी मां ने कार का दरवाजा खोला तो कार में कोई बैठा हुआ दिखा। पूरी काली ड्रेस, काले लंबे खुले बाल, माथे पर बड़ा काला कुमकुम। एक 50 वर्षीय महिला बैठी हुई थी। गाड़ी में बैठने से पहले रागिनी ने उन्हें हाथ जोड़कर थोड़ा सिर झुकाकर नमस्कार किया। आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने अपना दायां हाथ उठाया। उनके हाथ की रुद्राक्ष की माला ने रितु का ध्यान खींच लिया। दोनों गाड़ी से बाहर निकल गईं और दूर जा रही उस कार को रितु ऐसे ही देखती रही। शाम हो गई थी। सभी लड़कियां हॉस्टल के आंगन में थीं। रितु लेकिन गेट के पास खड़ी थी। उसकी बेचैनी काफी बढ़ गई थी। बार बार उसकी नजर सड़क की ओर जा रही थी। आजा रितु, बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हो, लेकिन उसे अब एंट्री नहीं है। मित्राओं ने रितु की मुस्करी करते हुए वहां से निकल गईं, पर वह कुछ नहीं बोली, वहीं खड़ी रही। कुछ ही समय में एक गाड़ी गेट के पास आ गई। बगल में बैठी रागिनी के हाथ पर हाथ रखकर उसकी मां ने कहा, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रितु तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ गई। हे रागिनी, अब कैसा लग रहा है? रागिनी के चेहरे पर थोड़ा मुस्कान आया। ठीक हूं मैं, ख्याल रखना, मित्रों के साथ ये दिन एंजॉय करो, सब कुछ भूल जाओ। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हां मां, मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन रागिनी अभी भी शून्य में देख रही थी। दरवाजा खोलकर वह नीचे उतर गई। रितु को कुछ समझ नहीं आया। वह बस चुप खड़ी रही। मां लौटने लगी, तभी दोनों अंदर आ गईं। रितु के मन में कई प्रश्न घूम रहे थे और वह जानती थी कि उनमें से किसी के भी उत्तर नहीं मिलेंगे, इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा। रात हो चुकी थी। सभी रूममेट अपने बिस्तर पर लेट गई थीं। कुछ को नींद आ गई थी, जबकि कुछ मोबाइल पर चैट कर रही थीं, पर रागिनी ऐसे ही पढ़ाई कर रही थी। ए रागिनी, लाइट बंद कर दो, अंजलि ने करवट लेते हुए कहा। रागिनी बिस्तर से उठी। उसकी नजर दीवार पर लगे घड़ी की ओर गई। 11:15 बज गए क्या यार? तुम सब इतनी जल्दी सो गई? अच्छा, मैं बाहर जाकर पढ़ाई करती हूं। रागिनी ने लाइट बंद की तो अंजू ने पास के घड़ी की ओर देखना शुरू कर दिया। 11:15? उसने आंख मिचकाते हुए सिर को तिरछा करके बिस्तर से फिर से देखने लगी। तब तक बाहर जाते हुए रागिनी ने दरवाजा बंद कर लिया। वह बाहर आई। सब कुछ शांत हो गया और उसने हॉस्टल के सामने की सड़क की ओर देखा। वह भी अपने शिकार को निगलने वाले किसी अजगर की तरह सुस्त पड़ा था। सड़क के दोनों ओर खंभों पर पीले रंग की लाइटें सड़क को स्पष्ट रूप से दिखा रही थीं। सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी नहीं थी। सामने की काली सड़क पर सफेद तेल पेंट से लिखे अक्षर और भी उभर कर दिख रहे थे। उन अक्षरों के पास खड़ी गुलमोहर की लाल फूलों की पत्तियां देखकर वह मन ही मन खिल उठी। अनजाने में उसके मुंह से शब्द निकल गए, पागल। और एक क्षण के लिए वह उस सड़क पर खड़ा दिखा। एक हाथ उठाकर चिल्लाते हुए कह रहा था, रागिनी, आई लव यू। अचानक वह सचेत हो गई और गालों में हल्का मुस्कान लाते हुए खुद से बुदबुदाई, पागल।
ऊपर आकाश में देखा तो चांद की कौर ढलान की ओर जा रही थी। कभी कभी काले बादल उसे अपनी गोद में लेकर फिर से आगे बढ़ रहे थे। बाहर बहे जा रहे मंद ठंडी हवा का एहसास हो रहा था, जैसे प्रियकर ने प्रियसी के चेहरे पर आए बिखरे बालों को धीरे से फूंक मारकर हटाया हो और उसने भी धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। आ जाओ रागिनी, ऊपर आओ। टेरेस से उसकी किसी दोस्त की आवाज सुनकर वह होश में आई। हां, आ गई हूं। हवा से चेहरे पर आए बालों को दाहिने हाथ से कान के पीछे करते हुए दोनों हाथों से मुट्ठी बांधते हुए टेरेस की ओर बढ़ी। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, कुछ लड़कियां समूह में आपस में बातें करती नजर आईं। उसे फिर से आवाज सुनाई दी, आ रागिनी, अरे यहां आ। 3 आवाजों की ओर देखते हुए वह टेरेस के कोने में स्थित पानी की टंकी के पास जा रही थी। उस आवाज की ओर बढ़ते हुए रागिनी बोली, क्या है, तुम कहां हो? क्या दोनों लुका छिपी खेल रही हो? रागिनी टंकी के पास पहुंची, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा, पर एक अजीब सा गंध वहां के वातावरण में फैला हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ। उसने हल्के से उस सिंटैक्स की काली टंकी पर हाथ रखा और चारों ओर देखने लगी। 2000 लीटर क्षमता की वह टंकी चौड़ाई से अधिक ऊंची थी। टंकी में कुछ हलचल हो रही थी। ऐसा महसूस होते ही वह सावधान हो गई। उसने दोनों हाथ टंकी पर रखे और धीरे धीरे कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। चारों ओर एक भयानक चुप्पी छा गई थी। उसने सांस रोककर सुनना शुरू किया। टंकी में गिरने वाले पानी के पाइप से बचे हुए पानी की बूंदें गिर रही थीं और हर 3 सेकंड में गिरने वाली बूंद की आवाज उस नीरवता में बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ठप ठप ठप। ऐसा बूंदों का आवाज सुनते हुए मजेदार लग रहा था, इसलिए उसने ध्यान देकर वह आवाज सुनना शुरू किया। तब उस पानी में हलचल होने जैसी लगने लगी। उसने टंकी की ओर ऊपर देखा और फिर से कान लगाकर सुनने का प्रयास करने लगी। तब भीतर पानी में फिर से कुछ हलचल होने लगी। जब रागिनी ने अपना कान टंकी पर लगाया तो अंदर से किसी ने कान में फुसफुसाते हुए कहा, रागिनी, कृपया मुझे बचाओ। टंकी के अंदर से आई उस आवाज ने उसे पूरी तरह चौंका दिया और वह झटके से एक तरफ हट गई। तब से फैला हुआ अजीब गंध और भी तीव्र हो गया। मांस जलने के बाद आने वाली वह तीव्र गंध नाक में घुसते ही उसके पेट में मरोड़ पैदा कर रही थी। उसने अपने मुंह को ढकते हुए चारों ओर देखा, लेकिन सभी अपनी बातों में व्यस्त थीं। तभी एक लड़की उसके करीब आकर कान में फुसफुसाई, रागिनी, कृपया बचाओ मुझे। उसे देखकर रागिनी पूरी तरह चौंक गई। आंखें चौड़ी करके वह केवल जा रही लड़की की ओर देखती रही, क्योंकि वह उसका ही प्रतिबिंब था। रागिनी एक तक उसकी ओर देख रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रागिनी उसके पीछे की आकृति को देख रही थी। 20-25 कदम पर वह रुकी। वही पृष्ठभूमि शांत और निश्चल, जैसे कोई चित्र हो, कोई हलचल, कोई आवाज, कोई गंध न हो वह क्षण। रागिनी उस लड़की की ओर देख रही थी। तभी उसके बाल अपने आप बगल में गए और उसका भयानक चेहरा उसके मस्तक के पीछे से उभरा। जैसे ही उसने मुंह खोला, रागिनी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। धड़कते दिल से रागिनी सामने का दृश्य देखने लगी। चारों ओर की लड़कियों से मदद मांगने लगी। रोते चिल्लाते वह हर लड़की को हाथ से हिलाते हुए देख रही थी, लेकिन सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थीं। कोई भी रागिनी को नहीं देख रही थी। भयभीत रागिनी ने फिर से सामने देखा, लेकिन वह भयानक आकृति कहीं नहीं थी। फिर एक भयानक नीरवता, लेकिन अब वह टेरेस पर अकेली थी। एक क्षण में चित्र बदल गया। चारों ओर कोई भी लड़की नहीं थी। उस लंबी चौड़ी टेरेस पर वह अकेली थी। रागिनी, कृपया मुझे बचाओ। पीछे वही शब्द फिर से उसके कानों में गूंजे। उसने झटके से टंकी की ओर मुड़कर देखा और सन्न रह गई। उस टंकी से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ है और ऊपर चढ़ने के लिए उस प्लास्टिक की टंकी पर नाखून खुरचते हुए हो रहा। आवाज दिल को दहशत में डालने वाला था। वह सामने देख रही थी और पीछे पीछे सरक रही थी। उसने चारों ओर देखा और थरथराई। बगल में खड़ी एक लड़की उसके पास आकर कह रही थी, रागिनी, मुझे बचाओ। सभी लड़कियां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं और बोलने लगीं, रागिनी, कृपया मुझे बचाओ। रागिनी, कृपया मुझे बचाओ। चारों ओर गूंजते इस आवाज ने उसके सिर में चक्कर डाल दिए। उसने अपने दोनों कानों को हाथों से पकड़कर आंखें कसकर बंद कर लीं। तब आवाज कम होने लगी। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सब कुछ शांत हो गया था। कोई आवाज नहीं थी,
बिल्कुल शांत हो गया था। उसके दिल की बढ़ी हुई धड़कन ही सुनाई दे रही थी। शरीर अब भी थरथरा रहा था। धीरे धीरे चारों ओर देखती हुई वह खड़ी हो गई। टेरेस पर उसकी नजर हर ओर घूमने लगी, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। वह अकेली थी। हाथ में घड़ी देखी तो रात के 3 बज चुके थे। तभी एक लड़की की पुरुष जैसी भारी आवाज सुनाई दी, रागिनी, कृपया मुझे बचाओ। डरी हुई आंखों से उसने 3 आवाजों की ओर देखा। उस टंकी पर कोई खड़ा था। एक काली आकृति, लाल रक्त जैसे बड़े आंखें उसकी ओर गड़ाए हुए थीं। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। जान के डर से उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं निकली। वह सामने देख रही थी। थरथराते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन अपने ओढ़नी में पैर अटक गया और वह गिर पड़ी। जब उसने फिर से देखा तो वह आकृति वहां नहीं थी, वह अब जमीन पर थी। धीरे धीरे आगे बढ़कर रागिनी की ओर आने लगी। भयंकर घरघराता हुआ आवाज और जलते मांस की गंध ने उसके सिर में चक्कर ला दिए। रागिनी के मुंह से अब भी शब्द नहीं निकल रहे थे और उसे वहां से उठने की भी शक्ति नहीं थी। वह ऐसे ही जमीन पर रेंगने लगी। जब वह पास आई तो उसकी धड़कन तेज हो गई। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी जान बचाने की उसकी प्यारी कोशिश जारी थी। वह रेंगते रेंगते सीढ़ियों तक पहुंची। दीवार का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश करते हुए उसका पैर सीढ़ी से फिसल गया और वह गिरकर नीचे आने लगी। उसका सिर सीढ़ियों पर टकरा रहा था। धप्प धप्प की आवाज उसके शरीर के सीढ़ियों पर गिरने की थी। सीढ़ियां खत्म हुई। तड़पती वह उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे जबरदस्त चोट आई थी। उसके सिर और हाथ पैर में चोट लगी थी। फिर भी उसकी आवाज नहीं निकली। उसने थोड़ा सिर उठाकर सीढ़ियों की ओर देखा। वह आकृति ऊपर खड़ी थी। तब फिर से घरघराता हुआ घोघरा आवाज उस आकृति के मुंह से बाहर आया, रागिनी, तुमको कोई नहीं बचा सकता। और क्षण भर में उस आकृति ने ऊंचाई से रागिनी पर छलांग लगा दी। न रुकने वाली मशीन की आवाज जारी थी। झटके से जागते हुए रागिनी बिस्तर पर उठकर बैठ गई। इजी इजी, ज्यादा हिलचाल मत करो, लेट जाओ। ठीक है, उन्होंने तुम्हें दवा दी है ना? नर्स की ओर देखते हुए डॉक्टर ने पूछा। हां सर। नर्स और डॉक्टर बातें करते हुए अगले मरीज की ओर बढ़ गए। तभी रितु पास बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कैसा लग रहा है अब? उसने थोड़ी आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगी। सफेद दीवारें और जगह जगह लगे हरे पर्दे टिफ टिफ करती मशीन को देखकर रागिनी बोली, सिर बहुत दर्द कर रहा है। तभी डॉक्टर अंदर आए। ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला मास्क मुंह पर लगाए हुए, सफेद एप्रन और गले में स्टेथोस्कोप लटकाए उन्होंने कहा, कैसा लग रहा है अब? दवा ली क्या? रागिनी ने उनकी आंखों में देखते हुए हां में सिर हिलाया। ठीक है, ध्यान रखना, कहते हुए डॉक्टर बाहर जाने लगे। तब रागिनी ने आंखें बंद करके कहा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम मेरी हालत देखने आए हो ना? मैं इतनी अनदेखी कर रही हूं, फिर भी तुम्हें मुझसे गुस्सा नहीं आता? उसकी बात सुनकर रितु चौंकी। क्या? तुम क्या बकवास कर रही हो? शायद तुम्हारे सिर में ज्यादा असर हो गया है। रागिनी बार बार डॉक्टर की ओर देख रही थी। क्या पहचान लिया? थोड़ा डरते हुए, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें पागल आदि कहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, सच में। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, इतनी छोटी बात को इतना मन में क्यों लिया? और मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका क्या? स्टूल की ओर इशारा करते हुए, बैठो। स्टूल पर बैठते ही उसने कहा, उस दिन डॉक्टर जोशी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। क्या बताया? बस इतना कि मन में दबाव है, उसे अपना मन खोलना होगा, वरना वह भीतर से टूट जाएगी और मानसिक बीमारी हो जाएगी वगैरह। मेरे साथ जो हो रहा है वह मानसिक बीमारी नहीं है। मेडिकल साइंस में हर बीमारी का एक नाम है, हेल्यूसिनेशन। संजू ने बोलते हुए उसकी ओर देखा और कहा, हां मुझे पता है। तभी उसकी मां अंदर आई। रागिनी की मां खुद पुणे के एक बड़े अस्पताल की मालिक थीं। अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, रागिनी, फिर से ऐसा हुआ? इस पर रागिनी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सिर हिलाया। तब रितु और संजू की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, सच में तुम लोगों का बहुत उपकार हुआ। तुमने उसे समय पर अस्पताल लाया और उसके इलाज के लिए रात भर डॉक्टरों को जो करना था किया।
रागिनी ने ऋतु की ओर प्रश्नार्थी नजर से देखा और ऋतु से संजू की ओर इशारा किया। दोनों का निरोप लेकर वह बाहर निकली, लेकिन अस्पताल के पास होने के कारण संजू उसकी देखभाल करने लगा। कभी घर से खाने का डब्बा लाना तो कभी जरूरत की दवा लाकर देना। दोनों के बीच की नजदीकी बढ़ने लगी और हमेशा उदास रहने वाली रागिनी के चेहरे पर ताजगी आने लगी। वह भी मन से उसके प्रति प्यार करने लगी। बारिश की रिमझिम शुरू हो गई। दोपहर को खाने का डब्बा लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके अस्पताल में मिलने आया। वह अपनी मां से बातें कर रही थी। सामने उसे देखकर थोड़ी शर्मा गई। अरे ये ना, उसने अपनी मां को नमस्कार करते हुए सीधे मुद्दे पर हाथ रखा। ये हमारे काका हैं, हमारे यहां रहते हैं। नमस्कार। उसकी मां और रागिनी ने उनका नमस्कार किया। उन्होंने भी जवाब देते हुए रागिनी और उस कमरे में अपनी नजरें दौड़ाना शुरू किया। रागिनी उनकी पोशाक देख रही थी। पोशाक साधारण थी, हल्का सफेद शर्ट और काले रंग की पैंट। दाढ़ी थोड़ी बढ़ी हुई थी, जबकि सिर के बाल बिल्कुल व्यवस्थित थे। आंखों पर चौकोर फ्रेम का चश्मा और कंधे पर एक कपड़े की थैली। रागिनी ने जिस रूम में वह एडमिट थी उसे ध्यान से देखना शुरू किया, लेकिन उन्हें अपेक्षित कुछ भी नजर नहीं आया। वे बिस्तर के पास गए और अपनी थैली से एक कागज की पुड़िया निकालकर उसमें से कुछ चावल निकालकर मुट्ठी में ढक ली। आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने लगे। फिर थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली और हाथ में चावल रागिनी की ओर बढ़ाने लगे। रागिनी ने अपनी हथेली फैलाई और उसे अपने पास ले लिया। ये जादुई चावल हैं और जब तुम ठीक हो जाओगी तो कुछ विधियां करनी होंगी। उनकी बात सुनकर रागिनी की मां बोली, बहुत सारी विधियां की हैं। देवताओं और तांत्रिकों को दिखाकर आई हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा। तो वे उसे देखकर पीछे मुड़ गए और वहीं रुक गए। कुछ क्षण तक वैसे ही खड़े रहकर रागिनी की ओर देखने लगे। लड़की, अब तक जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। वे तुम्हें कुछ करके अपने साथ ले जाने आए हैं। रागिनी के बिस्तर के पीछे के पर्दे पर हल्का हिलना था। उन्होंने क्षण भर उसे देखकर कहा, ध्यान रखना। फिर वे बाहर निकल गए, लेकिन रागिनी को उनकी इस बात पर थोड़ा हंसी आने लगी। उसकी मां रो रही थी और संजू सुन्न मन से उसकी ओर देख रहा था। तुम हंस रही हो, तुम्हें कुछ नहीं लगता कि तुम्हारी मौत करीब है? ये सुनकर भी कितना डर कर जीऊं, मां की ओर देखते हुए बोली। तुमने कुछ पाप किया होगा जिससे तुम्हें मेरी तरह शापित बेटी को जन्म दिया। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, किसी पागल की तरह मत बोलो। संजू दोनों की ओर प्रश्नार्थक नजर से देख रहा था। उसे गड़बड़ाते हुए देखकर रागिनी ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाते हुए कहा, ये देखो। जब उसने मुट्ठी खोली तो संजू चकित रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हाथ में लिए गए चावल काले पड़कर कोयले जैसे लग रहे थे। उसने आगे कहा, पिछले 5-6 महीनों से यह शुरू है। जब पता चला कि राधिका चली गई तब बहुत डर गई। रात को अचानक जागने लगती थी, फिर मन में अनचाहे विचार आने लगते थे। कोई रूम में है, दीवार पर कोई आकृति उभरती और फिर धुंधली हो जाती। रागिनी की मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसने एक आह भरी और फिर बोलने लगी। कुछ दिनों बाद भयानक सपने आने लगे। एक रात सपने में जो देखा वो बहुत डरावना था। मेरे बेडरूम में एक कोने में एक काली आकृति पीठ मोड़े खड़ी थी। वह दीवार पर कुछ कर रही थी। जमीन पर काले सड़े हुए चमड़े के टुकड़े जगह जगह पड़े थे और उनकी बदबू असह्य हो रही थी। मैंने आवाज दी तो वह पीठ मोड़े आकृति झटपट मेरे पास आ गई। उस सड़े शरीर को देखकर मैंने जोर से चीख मारी और जाग गई। चारों ओर देखा तो दीवार पर कोयले से लिखा था, तेरा भयानक मौत नजदीक है। इसके बाद मैं रोज मरती जा रही थी, एक अनाम डर में। रात का अंधेरा देखने की हिम्मत नहीं होती। न जाने उस अंधेरे से कोई मेरी ओर ताक रहा होगा। रागिनी की मां का फोन बजा तो वह बाहर चली गई। रागिनी संजू की ओर देखकर बोली, मैं मां से ज्यादा पापा की लाडली हूं और मुझे भी पापा से बहुत प्यार है, लेकिन पापा को मानसिक बीमारी है या वो भी अपनी आत्मा को पागल करके मुझे अकेला छोड़ गए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मां मेरे लिए बहुत मेहनत करती है। आज तक कई तांत्रिक हुए, देवी देवताओं से पूजा करवाई, हर उपाय किया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। मैं भी अब थक गई हूं, मेरी हिम्मत टूट गई है। ऐसा लगता है कि खुद इस जीवन को समाप्त कर दूं। वह अपनी बात में रुक गई और उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। कुछ नहीं होगा, भगवान कभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं करते।
मैं हूं ना, मैं कोशिश करूंगा, बस तुम हिम्मत मत हारना। उसकी ओर देखते हुए हल्की मुस्कान लाते हुए उसने कहा, तुझे एक बात बताऊं, मैंने तुझे बहुत नफरत की थी, लेकिन तूने कभी मुझसे गुस्सा नहीं किया। क्यों नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, किसी भी परिस्थिति में तुझे खोना नहीं है, जो भी हो जाए। कभी कभी लगता है कि सब कुछ बोल देना चाहिए। बोल, मैं नाराज नहीं होने वाली। वैसे भी कितने दिनों से तू मेरे साथ है ये भी नहीं पता। ये देख, अगर फिर से ऐसा बोली तो मुझे गुस्सा आएगा, गुस्सा, और तुझसे, वो भी मेरे ऊपर। ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूं तू गुस्से में कैसा लगता है। इतना कहते हुए संजू ने अपना चेहरा थोड़ा गुस्से में बनाया। देख, ये तेरा गुस्सा, चेहरे से तो ऐसा लग रहा है कि 2 दिन से टॉयलेट नहीं गया। रागिनी की मजाक पर दोनों हंस पड़े। रात तक वह रागिनी के साथ बातें करता रहा। अगले दिन उसका डिस्चार्ज था और फिर वह कुछ दिन अपने घर पुणे जाने वाली थी। रात के 9 बज चुके थे। उसने विदाई लेकर वहां से बाहर निकल गया। बारिश अभी भी जारी थी। उसने अपना बारिश का जैकेट पहनकर बाइक स्टार्ट की और जाते जाते उसे सब कुछ याद आ रहा था। आज वह भी बहुत खुश था। रागिनी अब उसके साथ मुनमुन कर रही थी। कभी कहती कि उसके पास मत भटकना। वह चुपचाप उसके साथ घंटों बातें कर रही थी, लेकिन उस विचार ने उसे थोड़ा गंभीर बना दिया। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका यह सौंदर्य उसके लिए शापित हो गया था। उसने जो सहा, जो भोगा, वह उसके शरीर पर कांटे की तरह चुभ रहा था, और फिर भी उसने हिम्मत नहीं हार दी थी। उसके दिमाग में विचारों का हंगामा मचा हुआ था। क्या सच में भूत होते हैं? दोनों तरफ घने पेड़, काला डामर का रास्ता बारिश के पानी से और भी गंदा लग रहा था, जबकि गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में चमकते हुए बूंदें आज बहुत सुंदर लग रही थीं। शायद यह प्यार था जो चारों ओर की सारी दुनिया को बदल देता है। हर क्षण उसके मन में खिलते हुए उसकी गाड़ी की गति भी बढ़ रही थी। सड़क पर ज्यादा वाहन नहीं थे, इसीलिए वह बेफिक्र होकर गाड़ी चला रहा था, जब अचानक उसकी बाइक के पास से कोई तेजी से गुजरता हुआ दिखाई दिया। ब्रेक लगाते हुए, गाड़ी को नियंत्रण में लाते हुए पिछले पहिए का पहिया गीली सड़क पर खिसकने लगा। 10 फुट तक खिसकते हुए गाड़ी थोड़ी तिरछी हो गई और आखिरकार रुकी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक पल के लिए वह वहीं रुका और पीछे मुड़कर देखने लगा। अरे, कौन मरने के लिए आड़ा आया था? अपने आप से बड़बड़ाते हुए चारों ओर देखा, लेकिन चिड़िया भी नहीं दिख रही थी। तभी हेडलाइट की रोशनी में 25-30 कदम पर सड़क के बीच कुछ शरीर इकट्ठा करके पड़ा हुआ दिखाई दिया। क्या होगा? इस विचार में उसने गाड़ी का हैंडल उसकी ओर करते हुए हेडलाइट की रोशनी डालकर देखने लगा। कोई सड़क पर आड़ा पड़ा था। दूर से वह एकटक देख रहा था, इसलिए उसकी चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। यह कौन होगा? इस विचार में संजू अब भी उसे एकटक देख रहा था। हेडलाइट की रोशनी में बारिश की बूंदें और चारों ओर का घना अंधेरा वातावरण को और भी भयानक बना रहा था। कुछ सेकंड के लिए यह जानलेवा सन्नाटा वैसा ही रहा, लेकिन अब उसमें थोड़ी हलचल होने लगी। विचित्र तरीके से हाथ पैर हिलाते हुए वह उठने की कोशिश करने लगा। बाइक पर बैठा वह सामने की उस अजीब हरकत को देख रहा था। जो पहले से लुढ़क कर गिरा हुआ था, वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसे देखकर संजू चौंक गया। उसे लगा कि यहां कहीं राहगीरों की टोली छिपी हुई है। इस विचार से उसने गियर में गाड़ी डाल दी और गाड़ी का रिवर्स बढ़ा दिया। गूंजती हुई आवाज करते हुए उसने रिवर्स कम ज्यादा करते हुए सामने खड़ी उस काली आकृति की ओर देखा। लगभग 6 फीट लंबी, मजबूत शरीर। उस काले रास्ते पर वह धुंधली आकृति देखकर संजू के मन में विचार आया, ये तो वही राहगीर है। अब मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं, वो भी पेट्रोल के लिए। इससे इन्हें संतोष नहीं होगा, ये मुझे बुरी तरह से पीटेंगे, इसीलिए यू टर्न लेना ही बेहतर है। उसने अपने बाएं पैर की एड़ी को सड़क पर मजबूती से टेकते हुए फुल रिवर्स बढ़ाया और क्लच छोड़ दिया, तो गाड़ी तेजी से 180 डिग्री में घूम गई। लेकिन सामने का दृश्य देखकर दिल दहशत से फटने वाला था। जिस पर उसे डरकर गाड़ी का यू टर्न लेना पड़ा, वह ठीक गाड़ी के सामने खड़ा था। केवल 1 सेकंड के लिए वह दिखाई दिया और गाड़ी वहीं पर रुक गई। हेडलाइट की रोशनी बंद हो गई और गाड़ी के सामने खड़ा वह भी कहीं गायब हो गया। मुड़कर पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। रात का समय था और ऊपर से झमाझम बारिश में सड़क पूरी तरह से निर्जन
सुनसान लग रही थी। मन में भरी हुई दहशत को थोड़ा संयमित करते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर चारों ओर घूम रही थी। आज ये क्या हो रहा है? इसी विचार में नीचे देखते हुए उसने किक मारी। तभी किसी ने पीछे से उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, रागिनी को मैंने मार डाला। उस घबराए हुए पुरुष की आवाज और ये शब्द सुनकर उसके दिल में धड़कन तेज हो गई। झटपट पीछे देखा, लेकिन उस सड़क पर वह अकेला था। चारों ओर देखा, सब कुछ शांत था। यह रात अब दुश्मन लगने लगी थी। रागिनी ठीक होगी ना? मन की अस्वस्थता बढ़ने लगी। उसे अब चिंता होने लगी। गाड़ी स्टार्ट करके वह अस्पताल की ओर चल पड़ा। जैसे कोई मोटा बालू मुट्ठी में लेकर चेहरे पर एकसार से फेंकता हो, वैसे ही बारिश की बूंदें तेजी से उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। झपझप करते हुए रास्ते के दोनों तरफ के पेड़ पीछे छूटते जा रहे थे। जब किसी वाहन की चमकदार रोशनी पड़ती थी तो गाड़ी पर से नियंत्रण छूट जाने का एहसास होता था, लेकिन गति कम न करते हुए वह सुसाट गति से जा रहा था। कुछ ही समय में वह अस्पताल पहुंच गया। बाइक से उतरते हुए वह दौड़कर अंदर चला गया। रागिनी का एडमिट किया हुआ रूम दूसरे मंजिल पर था। तेजी से कदम बढ़ाते हुए वह ऊपर पहुंचा। वहां दो नर्सें जल्दी जल्दी जाती हुई दिखाई दी। आपस में फुसफुसाते हुए दो डॉक्टर रूम में प्रवेश करते दिखे तो उसका हौसला टूट गया। भारी कदमों से वह रूम की दिशा में बढ़ा। कुछ समय पहले वह मेरे साथ कितनी अच्छी बात कर रही थी, हंस रही थी, कितनी खुश थी। उसे रोना आ रहा था। आंखों में आंसू छलक आए। दीवार का सहारा लेकर वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक नर्स जल्दी जल्दी बाहर निकली। सिस्टर, उसे क्या हुआ? वह कुछ नहीं बोली और बाहर निकल गई और फिर एक डॉक्टर को लेकर अंदर जा रही थी। तभी संजू ने उन्हें रोक लिया। हाथ जोड़ते हुए वह बोला, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? प्लीज उसे बचाइए। वह तो ठीक थी, अचानक क्या हुआ? बोलते समय उसका गला भर आया था। मैं अब कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर जल्दी से अंदर चले गए। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। संजू। उसकी आंखें चमक गईं। क्या हुआ? तुम फिर से कैसे आए? वह तेजी से पीछे मुड़ा। रागिनी पीछे खड़ी थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने उसे कसकर गले लगाया। आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। अरे बेवकूफ, मेरी रूम देख। और क्या हुआ? इतना इमोशनल क्यों हो गया है? उसने अपनी गले से मिठाई को थोड़ी ढीला करते हुए उसकी ओर देखते हुए कहा, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। उसके शब्द सुनते ही रागिनी लजाकर सिर झुका लेती है। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, रागिनी, तुम्हें एक बात बतानी थी, बताओ ना फिर। मुझे भी वो सुनना है। उसकी आंखों में भी उत्सुकता थी। वह एकटक उसकी आंखों में देख रहा था। रागिनी का दिल भी तेज धड़क रहा था और उसका शरीर भी थरथरा रहा था। गहरी सांस लेते हुए अपने घुटनों पर बैठकर उसका हाथ पकड़े हुए उसने कहा, रागिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जैसे ही ये शब्द कहे वह मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन तभी नर्स बाहर आई और संजू की ओर देखकर कहा, बधाई हो, आपको बेटी हुई है। मां और बच्चा दोनों ठीक हैं। धन्यवाद, ये लो इनाम। खुशी में उसने नर्स को पॉकेट से 100 रुपए देते हुए कहा। यह सुनकर रागिनी हंस पड़ी। नर्स ने दोनों की ओर देखा और रूम में चली गई। तब रागिनी ने शांत स्वर में कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं। वह रागिनी को गले लगाने ही वाला था कि तभी एक युवक दौड़ते हुए आया। हेलो, यहां डिलीवरी के लिए मरीज आया था। हां, तुम पिताजी बन गए। सुंदर सी लड़की हुई है, उसे रूम में देखो। संजू ने उंगली से दिखाते हुए कहा तो वह धन्यवाद देते हुए चला गया। रागिनी की ओर देखते हुए उसने कहा, एक महत्वपूर्ण काम याद आया, मुझे जाना है। अभी तो 8 बज गए हैं। इतनी रात को क्या काम है? उसकी ओर देखते हुए उसने उसके हाथ पर दूसरा हाथ रखते हुए कहा, है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसे कुछ समझ में नहीं आया। बारिश की तीव्रता कम हो गई थी, लेकिन बीच बीच में एक आध बूंदें गिर रही थीं। उसकी बाइक सुनसान सड़क पर दौड़ती हुई एक जगह पहुंच गई। खट से साइड स्टैंड लगाते हुए
वह चलकर आगे आया। चारों ओर घने पेड़ और कीड़ों के किर्रर्रर्र करने की आवाजें वातावरण को अशांत कर रही थीं। सामने एक साधारण कोलारू घर के अगल बगल से वह अंदर आया। उलटे अंगुलियों से टक टक करके दरवाजा खटखटाया। कुछ क्षण में एक वृद्ध व्यक्ति ने दरवाजा खोला। नमस्कार सर, मैंने आपको कल कॉल किया था। किसने आपको कब कॉल किया? उसकी भौहें छड़ी हुई थीं। वह वृद्ध व्यक्ति पूछने लगा। हमारे काका ने आपका पता दिया। संजू की बात बीच में ही रुक गई और उसने कहा, क्या यह दूसरों के घर आने का सही समय है? माफ करें सर, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए यह समय मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, और जब सारे दरवाजे बंद थे तब भगवान ने आपके रूप में एक आशा की किरण दिखाई। ठीक है, अंदर आओ। इतना कहकर उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। संजू बगल के सोफे पर बैठ गया और वह व्यक्ति अंदर के कमरे में चला गया। उनका घर साधारण दिख रहा था, लेकिन वह व्यक्ति काफी विद्वान थे। बड़ी बड़ी किताबों की अलमारी भरी हुई थी। विभिन्न रत्नों की जानकारी सामने की दीवार पर लिखी हुई थी। कुछ ही समय में वह व्यक्ति हाथ में कुछ लेकर आए। हाथ आगे बढ़ाओ। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही संजू ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, उन्होंने उसकी हथेली में कुछ दिया और उसे बंद करने को कहा। यह वस्तु उसे धारण करनी होगी। यह अभिमंत्रित की गई वस्तु उसे दे दो। उसने हथेली बंद की और वहां से बाहर निकल गया। वह ऑपरेशन के लिए बाहर गई थी, इसलिए संजू उसे पुणे छोड़ने के लिए साथ आया था। रात हो चुकी थी और वहां रोशनी भी नहीं थी, इसलिए संजू ने घर के कोनों में मोमबत्तियां जला रखी थीं। मोमबत्ती के पीले प्रकाश में रागिनी खुद को घर में आंखों भरकर देख रही थी। रोज का यह घर आज बहुत खास, खूबसूरत लग रहा था। फर्क था साथी का। रोज मृत्यु की छाया में जीने वाली रागिनी आज मनमौजी होकर जी रही थी। हे रागिनी, कहां खो गई हो? कुछ नहीं रे। आंसुओं से भरी आंखों को उंगलियों से पोंछते हुए उसने उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझे एक वचन दोगी? हां, दे दूंगी। बोल, क्या चाहिए? ये जीवन भी तेरा है। और क्या चाहिए बोल? तुम्हारी साथ चाहिए जीवन भर के लिए। दोगी? वह कुछ नहीं बोला। एक पल के लिए शांत रहा। उसे चुप देखकर रागिनी का दिल धड़कने लगा। वह अस्वस्थ हो गई। तभी वह उससे 2 कदम पीछे हट गया और उसकी आंखों में आंसू थे। शायद वह उसे छोड़कर चला जाएगा। इस डर से वह चुप हो गया। क्या हुआ रे? क्या मुझे पसंद नहीं करते? क्या तुम भी इस अभागी लड़की से थक गए हो? वह भरपूर भावना से बोल रही थी। उसने अनजाने में अपनी जेब से कुछ निकाला और धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठ गया। मोमबत्ती के प्रकाश में उसके चेहरे की रौनक देखते हुए उसने अपने हाथ को उसके आगे बढ़ाया और एक छोटी सी डिब्बी खोली। उसके हाथ में आई वस्तु देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह एक अंगूठी थी। सोने की अंगूठी में एक चमकदार पत्थर था। उसने उसे धीरे से उसकी उंगली में पहनाया तो रागिनी भर आई आंखों के साथ उसके गले लग गई। एक पल के लिए वह उसे कसकर थामे रही। वह रागिनी के चेहरे को भरपूर नजरों से देख रहा था। मोमबत्ती के पीले प्रकाश में वह और भी खूबसूरत लग रही थी। उसके गालों पर के बालों को कान के पीछे करते ही वह भी शर्मा गई। वह उसके लजाते चेहरे को देखकर खो गया। खिड़की से बाहर चमकते चांद की रोशनी में दोनों तरबतर थे। सब कुछ स्थिर था। दोनों के बड़े हुए सांसों की आवाज के अलावा इस शांति में कोई और आवाज नहीं थी। उसके गालों को छूते ही वह शर्मा गई और अचानक आवाज होने पर दोनों सचेत हो गए। रागिनी घबरा गई और उसे कसकर पकड़ लिया और दोनों उस आवाज की दिशा में देखने लगे। खिड़की के कांच में बड़ा सा दरार था और उस कांच पर एक हल्की काली आकृति उभरी और फिर गायब हो गई, जिसे रागिनी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाई। संजू, मुझे डर लग रहा है। वह उसकी छाती से लिपटकर कांपने लगी। उसके बालों में हाथ फेरते हुए खिड़की पर टूटे कांच को देखते हुए उसने कहा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। बस यह अंगूठी कभी भी उंगली से मत उतारना, कुछ भी हो जाए। उस रात संजू बहुत देर तक जागा रहा, क्योंकि उसके माता पिता गांव गए हुए थे। घर में कोई नहीं था। रागिनी द्वारा बताई गई सभी घटनाएं उसे याद आ रही थीं। आज किसी भी तरह से नींद नहीं आ रही थी। वही दृश्य आंखों के सामने खड़े हो रहे थे। वह विचारों में खो गया। राधिका, रागिनी की दोस्त, पहले माता पिता चले गए। उस धक्के से राधिका पागल हो गई। उसे अकेला छोड़ दिया और 6 महीने बाद वह भी मर गई।
उससे पहले उसने रागिनी को कॉल कर मदद मांगी थी, और अब रागिनी के साथ भी वही। उसके पिता पागल हो गए हैं, ऐसा सब कहते हैं। उसे भी अकेला छोड़ दिया है, और फिर उसका भी इतना क्रूरता। उसने घड़ी में नजर डाली तो 2 बज रहे थे। बाहर बारिश की रिमझिम हो रही थी। बिस्तर के पास की खिड़की से आती रोशनी में वह हाथ से विभिन्न आकृतियां बनाने लगा। उनका प्रतिबिंब दीवार पर पड़ रहा था। उसे यह मजेदार लगने लगा। तभी व्हाट्सएप का संदेश आया। उसने तुरंत मोबाइल उठाकर देखा और फिर उसे रखकर सामने देखने लगा तो दिल जोर से धड़कने लगा। एक क्षण में दिल की धड़कन तेज हो गई। आंखें फटी की फटी रह गईं। बिस्तर के बिल्कुल पास दीवार के पास कोई पीछे मुड़कर खड़ा था। उसे देखकर उसने चादर को धीरे धीरे ऊपर सरकाया और थोड़ा फटते हुए देखने लगा। खिड़की से आती हल्की रोशनी में वह काली आकृति दिख रही थी, लगभग 6 फुट ऊंची। अंगूठे पर जले हुए कपड़े झलकर राख हो गए थे और कुछ त्वचा काले निशान के साथ चिपकी हुई थी। जमीन पर उसकी सड़ चुकी त्वचा बिखरी हुई थी। पूरे कमरे में सड़ने की तीखी गंध फैल गई थी, जिससे पेट में मरोड़ होने लगा। रात की गहन चुप्पी में उसकी सांसों की घरघराहट दिल को दहला रही थी। पूरी नग्न आकृति देखकर संजू के दांत खिटखिटा गए। डर से वह कुछ लिखता हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए कमरे में खुरचने की आवाज गूंज रही थी। उसके दीवार पर खुरचने की आवाज बंद हो गई और वह बिना हिलडुल किए दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। संजू यह सब देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी शक्ति इकट्ठा होकर चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। वह बिस्तर पर लेट गया और सामने देखने लगा। तभी उसने अचानक गर्दन घुमाई और 1 सेकंड में उसके ऊपर कूद पड़ा। वह काली आकृति क्षण में उसके ऊपर आई तो उसने जोर से चिल्लाया, आई। उसकी आवाज से जोरदार चीख निकल गई और उसे नींद से जाग गई। दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि मानो बाहर आ जाएगा। बाप रे, क्या भयानक सपना था। उस पर पसीना बहने लगा। उसने उठकर लाइट का बटन ऑन किया और बगल में रखे जार का पानी गटागट पीते हुए उसकी नजर दीवार पर गई। कुछ खुरचने के निशान दिख रहे थे। वह तुरंत दीवार के पास गया। उस पर लिखा था, रागिनी को मारकर ले जाऊंगा। वह अक्षर देखकर चारों ओर देखने लगा और बुदबुदाया, तो यह सपना नहीं था। उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। कल काकाओं से फिर से मिलना पड़ेगा। वह बिस्तर पर लेट गया, लेकिन लाइट चालू ही रखी। दीवार पर उस खुरचने के निशान को देखता हुआ सो गया। उसने चश्मा ऊपर करके खुरचने के निशान को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने उस पर हल्का हाथ फेरा। संजू पीछे खड़ा होकर उनकी ओर देख रहा था। जैसे किसी गंभीर बीमारी के रोगी की जांच करते समय डॉक्टर लंबी सांस छोड़ते हैं, वैसे ही वे सोफे पर बैठे और रोगी के रिश्तेदार की तरह संजू ने पूछना शुरू किया, क्या हुआ काका? उन्होंने बैग में हाथ डालकर एक पत्थर निकाला और पास के छोटे टेबल पर एक चौकोर खींचकर उसमें 2 लंबी रेखाएं बनाई और उन रेखाओं को काटने वाला एक और चौकोर बनाया। उसमें 1 से 12 अंक लिखे और छम सु शु बु जैसी कुछ अक्षर लिखी। सब लिखने के बाद उन्होंने बैग में से एक किताब निकाली और उसके पन्ने पलटते हुए एक पन्ने पर आंखें फाड़कर देखने लगे। फिर उन्होंने टेबल को साफ किया और वही चौकोर खींचा। 3-4 बार वही किया। फिर गंभीरता से संजू ने पूछा, क्या हुआ? जल्द ही उसके पिता का मृत्यु होना तय लग रहा है। फिर उसका ज्यादा दिन नहीं है उसके पास। काका, कुछ उपाय होगा। मुझे किसी भी हालत में उसे खोना नहीं है। उसके पिता को बचाओ। आज रात शायद उनके मृत्यु का संकेत मिल रहा है। अगर वे चले गए तो वह टूट जाएगी और हमें अपने पास नहीं रखेगी। क्या करना है तुम्हें खुद तय करना होगा। काकाओं ने हाथ में वह किताब बैग में ठीक से रखी और वहां से चले गए। लेकिन वह उन खुरचनों को देखकर बेबस बैठा रहा। देखते देखते उसे गुस्सा आने लगा। उस खुरचने पर हाथ फेरते हुए बड़बड़ाने लगा, मुझ में ज्यादा ताकत नहीं हो सकती, लेकिन कुछ भी हो, अब तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। झटके से पीछे मुड़ा और मोबाइल उठाकर रागिनी को फोन किया। हाय स्वीट हार्ट, जरा मां को फोन देगी? क्यों रे? शादी का प्रस्ताव पूछने वाले हो? हां, ऐसा ही समझो। उसने बिना किसी संदेह के बात की। फिर रागिनी ने मां को फोन दिया। हेलो आंटी, प्लीज रागिनी से थोड़ी दूर जाओ, लेकिन उसे कोई अंदाजा मत दो।
वह भी बात करते हुए किचन में सब्जी गर्म करने के बहाने गईं। हां बोल, क्या हुआ? रागिनी के पिता किस अस्पताल में हैं? क्यों रे? प्लीज बताओ। यहां पुणे में एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास हैं। उनकी जान को खतरा है। नहीं रे। हां, मुझे थोड़ा अस्वस्थ लग रहा है, फोन करके डॉक्टर को बताओ। उनकी जरूरत नहीं है, उनका कमरा बिल्कुल ठीक है। उनकी बंद कमरे में भगवान के फोटो और एक चौकीदार है जो 24 घंटे उनकी गतिविधियों पर नजर रखता है। उनकी बातें सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं पुणे जा रहा हूं। फोन कट करते हुए मन में बोला, चायला, लड़की की मां, सुनकर कहती नहीं, बस अपनी ही सोचती है। वकील बनना था, वो गलती से डॉक्टर बन गई। शाम हो रही थी। 3 घंटे की यात्रा करके संजू अपनी बाइक से रागिनी के घर पहुंचा। उसकी मां ऑफिस के काम से बाहर गई थी, इसलिए दोनों को उसके पिता से मिलना था। कहां जा रहे हो? हॉस्पिटल में पापा से मिलने। अचानक नहीं, सोचा मिल लूं। प्लीज मुझे 5 मिनट दो। ठीक है, लेकिन जल्दी। रागिनी तैयार होने गई, तब संजू ने बगल के टेबल पर रखा रिमोट उठाया और टीवी चालू किया। धमाकेदार बारिश, आतंकवाद, अत्याचार की खबरों से चैनल भरा हुआ था। हाय, रागिनी की आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने पीछे मुड़कर देखा और देखता रह गया। रागिनी पीछे तैयार होकर खड़ी थी। एक खूबसूरत सफेद ड्रेस, गले में नाजुक सफेद मोती की माला, हाथ में 2 सफेद चूड़ियां और कानों में भी सफेद झुमके। वह सपनों की परी की तरह लग रही थी, मानो रात में निरागस चांदनी उसके ऊपर बिछ गई हो। वह निरब्ध होकर उसे देख रहा था। रागिनी उसे देखकर शर्मा गई। क्या देख रहे हो? चांदनी जो जमीन पर उतर आई है। आज तक मैंने ऐसा सुंदर चांदनी कभी नहीं देखा। क्या पर तुम्हारा, सच में, तुम्हारी शपथ। धन्यवाद। ये ड्रेस पापा ने लाई थी, लेकिन इस ड्रेस को पहनने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी। शर्त? हां, बाद में बताऊंगी, पहले बाहर चलें। रागिनी को लेकर वह हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। कभी कभी आसमान साफ होता और फिर से बारिश के बादल छा जाते। हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। रागिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, धन्यवाद संजू। किसके लिए? तू साथ दे रहा है, वरना खून के रिश्ते जो हम अपने हैं कहकर बात करते थे, वो आजकल फोन भी नहीं उठाते। बात करते करते उसने उसके कंधे पर सिर रखा। तब उसने भी बाइक के हैंडल पर से दाहिना हाथ हटाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। संजू, प्लीज गाड़ी रोक, उसने जल्दी से कहा। क्या हुआ? रोकने को कह रही हूं। स्टुपिड। ठीक है भाई साहब। उसने गाड़ी धीरे से सड़क के किनारे रोकी और पीछे मुड़कर देखा। हम। बोल, क्या हुआ? वह गाड़ी पर बैठकर बोली, तुम्हारे साथ सिर्फ 2 कदम नहीं चलना है। उसने उसका हाथ आगे बढ़ाकर कहा, मुझे सिर्फ 2 कदम नहीं, जिंदगी भर तेरे साथ चलना है, जीते जी और मरने के बाद भी। स्टूपिड, ऐसा मत बोल। वह गुस्से में बाइक से उतर गई। तुमने देखा? उसने एक जगह की ओर इशारा किया। वहां एक छोटी सी पहाड़ी थी जिस पर एक बड़ा गुलमोहर का पेड़ खड़ा था, ऐश्वर्य से। अंधेरी रात में चांद की रोशनी में वह पेड़ बहुत खूबसूरत लग रहा था। क्या तुम मेरे साथ उस पेड़ तक चलोगी? उसकी आंखों में देखते हुए उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हां, आऊंगी। तुम कहोगे तो वहां आऊंगी। दोनों हाथ में हाथ डालकर उस पहाड़ी की ओर चलने लगे। पैरों के नीचे गीले घास पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। उसने संजू का दाहिना हाथ मजबूती से पकड़ा और धीरे से झुककर घास के पत्तों पर अपने दाहिने हाथ से फिराया। हाथ पर लगे हुए ओस की बूंदें शरारती अंदाज में उसके चेहरे पर गिर गईं, जिस पर उसने अचानक अपना सिर घुमाया और फिर उसे देखा। उसने कभी भी उसे इतना निरागस रूप में नहीं देखा था। उसका हाथ छोड़कर वह हल्के से दौड़कर गुलमोहर के पेड़ के पास चली गई। वह चलते हुए उसकी हर बात अपने मन में सहेज रहा था। वास्तव में कितनी निरागस कोमल रूप से देवी ने स्त्री के रूप में जन्म दिया। उसके शब्द, उसकी बातें, ऊपर से दिखने वाला गुस्सा, उसकी हर चीज को मन में सहेजने की इच्छा होती थी। उसे देखते हुए वह चलने लगा। सफेद चांदनी में नहाई हुई क्षितिज पर खड़ी उस गुलमोहर के पेड़ को वह देख रहा था। हल्की हवा का झोंका आया।
जैसे ही पेड़ की पत्तियों में बारिश का पानी गिरने लगा, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और दोनों हाथ फैलाए। उन बूंदों के उसके शरीर पर गिरते ही वह बाग बाग हो गई। धीरे से पीछे से उसने उसके कमर पर हाथ रखा और उसने भी उसकी हाथों को पकड़कर आंखें बंद कर लीं। क्षितिज पर दिखने वाली इस चांदनी से भी तुम बहुत खूबसूरत हो। उसके हल्के शब्द उसके कानों में घुल गए। आंखें बंद करके वह सिर्फ उसकी आवाज सुन रही थी। आई लव यू रागिनी। उसके शब्द निकलते ही हल्की हवा का एक झोंका आया और फिर से पेड़ की पत्तियों से गिरते पानी ने उन दोनों के शरीर पर ठंडी सिहरन पैदा कर दी। झटके से मुड़कर रागिनी ने उसे गले लगा लिया और आंखें बंद कर ली। उसने भी उसे गले लगाया और आसमान की ओर देखा। जैसे एक टूटती हुई तारा पीछे की ओर नीले गुलाबी प्रकाश छोड़ती जा रही थी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, जब मैं पापा से मिलने जाती थी तो मैं हमेशा इस गुलमोहर के पेड़ की ओर देखती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि यह इतना अपना है। पर उस दिन हॉस्टल के बाहर तुम्हारे लिखे हुए शब्द और उस पर गिरे गुलमोहर के फूल बहुत सुंदर लगे। तभी से यह पेड़ मुझे अपना सा लगने लगा है। उसने थोड़ा मुस्कुराया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम कितनी निरागस हो, कितनी प्यारी, कितनी निष्पाप है तुम्हें उस भगवान ने बनाया है। उसके वह शब्द धीरे धीरे उसके कानों में घुल गए और उसके चेहरे पर लाज का प्यारा मुस्कान आ गया। मंद हवा के झोंके में रागिनी के चेहरे पर आए बालों को उसने एक तरफ किया। जैसे ही वह उसके आंखों में देखने लगी, वह चुपचाप उसकी निरागसता को देखते हुए धीरे से अपने हाथ उसकी कमर में डालकर उसे करीब खींचने लगा। तभी वह अनजाने में उसकी बाहों में आ गई। दोनों के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। उसके बढ़ते सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। इस तरह दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। जैसे ही उसके होंठ उसके चेहरे के पास आए, उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसके होंठों ने उसके गाल को छुआ, वह पूरी तरह से खिल गई। उसकी लाज भरे चेहरे को देखते हुए उसने धीरे से अपने होंठ उसके थरथराते होंठों पर रख दिए, जिस पर वह पूरी तरह से शर्माने लगी। धीरे धीरे वह उसके नाजुक होंठों को अपने होंठों से चूमने लगा। पल पल में दोनों के थरथराते शरीर एक दूसरे के अधीन होने लगे। उसने अपनी दोनों हाथों से उसके गले को मजबूती से लपेट लिया और पलकें बंद करके उस चुंबन में खोने लगी। दोनों के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी और उस सुखद स्पर्श ने उसे पूरी तरह से मर्मित कर दिया था। उसका नाजुक शरीर धीरे धीरे उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर के चारों ओर मजबूती से लपेटा और उसे धीरे से हवा में उठा लिया। उसके होंठों को चूमते हुए वह गुलमोहर के उस पेड़ के पास आया। उसकी सांसों के तूफान में वह पूरी तरह बेहोश हो गई थी। दोनों एक दूसरे के होंठों को चूम रहे थे, चबाने लगे, गर्म नरम आलिंगन में खोने लगे। उसने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसके ड्रेस की चैन धीरे धीरे नीचे सरकाने लगा। वह सतर्क हो गई। उसने अपने नाजुक हाथों की माला उसके गले से अलग की और उसे देखते हुए पीछे सरकने लगी। वह धीरे धीरे पीछे हटते हुए गुलमोहर के पेड़ के पास गई। पाठमोरी अपने भावनाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन वह सिर्फ उसकी सुंदरता को देखकर घायल हो गया। उसने उसके पीछे आकर उसके बिखरे हुए खुले बालों को एक तरफ किया और उसकी गर्दन पर एक चुंबन लिया, जिससे वह सिहर गई। उसने फिर से उसके कपड़े की जिप को नीचे खींचा। जैसे ही उसके खुली पीठ पर उसके पुरुष हाथों का स्पर्श हुआ, हवा की हल्की झोंका और पत्तियों से गिरता पानी उसके शरीर पर गिरते ही वह पूरी तरह से सिहर गई। उसकी गर्दन पर होंठों के निशान छोड़ते हुए उसने उसकी पीठ पर खींची हुई पट्टी का हुक खोला और उसके हाथ की उंगलियां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं। उसके थरथराते हाथ उसकी कोमल नाजुक त्वचा पर धीरे धीरे चलने लगे। उसके हाथों का यह स्पर्श उसे महसूस हो रहा था, सुखद था और वह भी उसे पसंद कर रही थी। थोड़ी झुकते हुए उसने अपने होंठ उसकी नाजुक पीठ पर रखकर चुंबन लिया। तब उसने अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं। उसकी गर्दन से लेकर पीठ तक उसके गीले चुंबनों की वर्षा होते हुए हवा की एक हल्की झोंका उन गीले निशानों पर जाते हुए उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। फिर उसने उसके नाजुक शरीर को धीरे से अपने हाथों से बाहर निकाला और पट्टी का हुक लगाते हुए उसके कपड़े की जिप को फिर से ठीक करते हुए ऊपर खींचा। तब वह भी होश में आई। उसके बिखरे हुए बालों को ठीक करते हुए उसने कहा, हमें जाना चाहिए, 9 बज गए हैं, हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। उसकी सांस भी धीमी हो गई, लेकिन उसने झट से उसके गले में समा गई, बहुत कसकर। उसकी आंखों में आंसू थे। अरे पागल, क्या हुआ? उसने उसका चेहरा अपनी हाथों में लेते हुए उसके आंसू पोंछे।
मुझे कभी मत छोड़ना। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारी शपथ। हॉस्पिटल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और देखभाल बेहतरीन थी। वह डॉक्टर के कक्ष में गया और दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर किसी के मस्तिष्क का स्कैन रिपोर्ट देख रहे थे। वे काफी उम्रदराज थे, शायद 50 के आसपास। चश्मा ठीक करते हुए उन्होंने उसकी ओर देखा। बताओ। वह कुछ बोलने ही वाला था कि रागिनी अंदर आई। बाबा कैसे हैं? उसने गंभीरता से पूछा। हां, ठीक हैं और जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसा लगता है। क्या हुआ उन्हें? संजू के सवाल पर डॉक्टर ने शांतिपूर्वक कहा, हेलुसिनेशन, ये एक मानसिक बीमारी है। वे इस बीमारी से ग्रसित हैं। बोलते हुए वह सभी डॉक्टरों के कक्ष से बाहर निकल गए। डॉक्टर संजू की ओर देखते हुए जानकारी देने लगे। मतिभ्रम, उनके चारों ओर कोई है। अमानवीय शक्तियां, वे आप पर हमला करेंगी। हमेशा डर के रहते हैं। शुरुआत में उन्होंने एक दूसरे रोगी पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। कुछ समय तक पिताजी की तबीयत की जानकारी लेते हुए दोनों उस कमरे के पास गए जहां उन्हें रखा गया था। नीचे सफेद फर्श था और बगल की दीवार पर भी ऐसे ही बाथरूम के जैसे सफेद फर्श थे। विभिन्न कमरों में मरीज थे, कुछ रो रहे थे, अचानक चिल्ला रहे थे, तो कोई एकसारखी बड़बड़ कर रहा था, अपने आप से बात कर रहा था। तीनों चलकर उसके पिता के कमरे के पास पहुंचे। एक सादे दरवाजे पर लगे चौकोने कांच से डॉक्टर अंदर देखने लगे। एक 45 से 50 के बीच का व्यक्ति अंदर बैठा था। मजबूत कदकाठी, सिर के बाल थोड़े सफेद हो चुके थे। उसने सफेद टी शर्ट और वही पैंट पहन रखी थी। सामने की दीवार को घूरते हुए वह बेड पर एकदम शांत बैठा था। रागिनी ने आवाज दी तो उन्होंने ऊपर देखा और उनका रूखा, उदास चेहरा खिल उठा। वे उठकर दरवाजे के पास आए। रागिनी, बच्ची कैसी है? दरवाजे के कांच पर हाथ फेरते हुए अपनी बेटी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं ठीक हूं बाबा, आप कैसे हैं? उन्होंने उसकी तरफ ध्यान से देखा और कहा, तुझे तेरा जोड़ीदार मिला तो? हां बाबा। उसके आंसू भरे आंखों में उन्हें सब कुछ दिख गया। उनकी तरफ देखते हुए उन्होंने पूछा, नाम क्या तेरा? वह थोड़ा गड़बड़ाया। मां, मेरा? हां, ये संजू। उनकी बातचीत सुनकर वह पूरी तरह से गड़बड़ाया। वे इतने सहजता से बात कर रहे थे जैसे कोई सामान्य व्यक्ति बोलता है। फिर वे पागलखाने में क्या कर रहे हैं? बात करते करते रागिनी के पिता अचानक स्तब्ध हो गए। उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। मांस से भरा चेहरा अचानक उग्र होता जा रहा था। झटके से वे पीछे मुड़कर बेड पर जाकर बैठ गए। अपने पिता की इस हालत देखकर रागिनी को रोना आ गया। उनके उग्र चेहरे पर अचानक डर छा गया। बच्चा, तू जल्दी यहां से जा। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए आसपास देखा। प्लीज रागिनी बेटा, जा यहां से। रागिनी अपने पिता को ऐसा देखकर बुरी तरह रोने लगी। वह आ गया है। संजू, जा जल्दी रागिनी को यहां से ले जाकर जा, नहीं तो वह भी मेरी तरह हो जाएगी। वह सुनकर संजू ने सुन्न मन से रागिनी को लेकर पीछे मुड़ गया। कुछ कदम चलकर वे पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। तभी उस कमरे में कुछ गिरने की आवाज हुई। दोनों वहीं खड़े हो गए। फिर वही आवाज उसके पिता के कमरे से आई थी। कुछ क्षण बाद फिर से आवाज गूंज उठी। तब संजू ने पीछे मुड़कर देखा। आसपास के मरीजों की आवाज आ रही थी। उसमें फिर से कुछ गिरने की आवाज गूंज उठी। वह तेजी से कदम बढ़ाते हुए उनके कमरे के पास पहुंचा और कांच से अंदर देखा तो उसके पिता जमीन पर गिरे हुए थे। शरीर पर जगह जगह जख्म थे। सामने की दीवार के पास बैठकर कराहते हुए उन्होंने अपना दायां हाथ थरथराते हुए उठाकर दोनों को जाने का इशारा किया। बाहर की चौकोनी कांच से देखते हुए रागिनी को आंसू रोकना मुश्किल हो गया। रोते रोते वह उन्हें पुकारने लगी। अपनी बेटी की तरफ देखते हुए उनके भी आंखों में आंसू आ गए। संजू दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन व्यर्थ। आंखों के सामने झपकते ही वह जमीन पर गिर गया और उनके सिर से खून का सैलाब धीरे धीरे फैलने लगा। तभी रागिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने पिता को पुकारने लगी। यह दृश्य देखकर संजू ने सारी शक्ति इकट्ठा कर डॉक्टर कहते हुए चिल्लाया। इस बीच उसके पिता को किसी ने अंतरिक्ष में उठाकर पास की दीवार पर फेंका तो धड़ाका सा आवाज आया। वह नीचे गिर गए। अंदर कोई नहीं था, फिर भी कोई था जो उनकी जान के पीछे पड़ा था।
बाहर से लगाई गई कड़ी को हटाने पर भी दरवाजा खुल नहीं रहा था। उन्हें बचाने के लिए दरवाजे पर लात मारने लगे, लेकिन व्यर्थ, वह लोहे का दरवाजा अंदर से बंद था। रागिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने पर डॉक्टर दौड़कर आए, लेकिन दरवाजा किसी भी तरह नहीं खुल रहा था। उनके मुंह से हल्का सा आवाज बाहर आया, रागिनी, बच्चा। और अंदर उस क्रूर शैतान ने जैसे किसी कपड़े की गुड़िया को फेंक दिया हो, अपने पिता को दीवार पर फेंका। खून के छींटे दरवाजे के कांच पर गिरने लगे। वह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए, जैसे किसी ने अंग की शक्ति खींच ली हो। रागिनी एकदम नीचे बैठ गई। रोना, चिल्लाना, किंकालियां, सब कुछ शांत हो गया। संजू ने पीछे देखा तो रागिनी एक तक उस दरवाजे पर गिरते हुए खून को धड़कते दिल से देख रही थी, जैसे सुन्न होकर बैठी हो। नीचे बैठते हुए रागिनी का चेहरा हाथ में लेकर उसे संजीवनी देने लगा। रागिनी, रागिनी, संभल। खुद को। उसने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और रोने की कोशिश करने लगी, लेकिन गला नहीं फट रहा था। दरवाजे की ओर इशारा करते हुए उसकी आंखें कभी दरवाजे की तरफ तो कभी उसके चेहरे की ओर देख रही थीं, लेकिन उसे अभी भी बोलने में कठिनाई हो रही थी। अंततः एक भयंकर मानसिक दबाव में वह बेहोश हो गई। बाबा। जीवन के विलाप के साथ रागिनी चिल्लाते हुए उठ बैठी। पास खड़ी मां ने उसे पास बुलाकर संभाला। रागिनी सभी की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर रोने लगी। मेरे बाबा कहां हैं? बताओ ना प्लीज, कहां हैं मेरे बाबा? उसकी मां ने रागिनी को अपनी छाती से चिपटाया। तब मन में दबा हुआ दुख 3 धाराओं में बह गया। संजू पास ही खड़ा रागिनी की हालत देखकर सोचने लगा, उस क्रूर आत्मा ने रागिनी के सामने उसके पिता को इतना भयानक मरण दिया। शायद वह उसे डराना चाहता था, लेकिन इसके पीछे कुछ है। कोई इतना द्वेष क्यों करेगा? एक नहीं, अनेक प्रश्न उसके मन में एक तूफान की तरह उठ रहे थे। डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता का खून किसने किया, लेकिन सभी समझ गए थे कि कोई ऐसा था जिसने इतनी क्रूरता से उसके पिता को खत्म किया था। बेड पर पड़ी रागिनी शून्य में देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह चलकर उसके पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। तब उसने आंसू भरे आंखों से उसकी तरफ देखते हुए रोते रोते कहा, संजू, बाबा चले गए हैं। रागिनी के शब्द सुनते ही उसकी मां की भावनाएं अनियंत्रित हो गईं। उन्होंने मुंह पर चादर लपेटा और उसी अवस्था में बाहर निकल गईं। उसकी आवाज में दर्द देखकर संजू की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। वह हताश हो गई। अब मैं भी जाऊंगी, कब नहीं पता, लेकिन वह मुझे ले जाएगा। वह बहुत बुरा है, बहुत बुरा। अरे ऐसा मत बोल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। उसके शब्दों ने उसे संजीवनी की तरह महसूस कराया। उसने अचानक उसे गले लगा लिया। उसके टूटे मन को थोड़ा सहारा मिला था। प्लीज, मुझे अकेला छोड़कर कभी मत जाना, मैं नहीं जी सकूंगी। उसके कीविलवाणे शब्द दिल में घर कर रहे थे। संजू, वह यहीं कहीं है, हमें देख रहा है। शायद वह दीवार के कोने से मेरी तरफ देख रहा है। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसने धीरज देते हुए कहा, रागिनी, मैं हूं ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। और तुम किसके बारे में बात कर रही हो? कौन है वह? ठीक से बताओ प्लीज। बता दूंगी, लेकिन वादा करो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तेरी कसम, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब बता। उसने उसके चारों ओर मजबूती से हाथों का घेरा ढीला करते हुए बेड पर लेट गई। खिड़की से आती हुई चांदनी को देखते हुए वह बोलने लगी, कुछ घटनाएं भूलने का ठान लिया, लेकिन भूली नहीं जाती। मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में मेरे पिता की नौकरी थी, इसलिए कुछ वर्षों से वहीं रह रहे थे। मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन कहीं भी प्रवेश नहीं मिल रहा था। पिता के दोस्त ने एक राजनीतिक नेता का नाम सुझाया, उनसे मिलने का कहा। विश्वास राव सातपुते, विधायक। हम मिलने गए तो वे घर पर ही थे। बंगले के आंगन में सफेद आलीशान कुर्सी पर चाय पीते हुए बैठे थे। 50 के बीच के वे नेता होंगे। सफेद कपड़े पहने हुए, आंखों पर काले चश्मे, थोड़े सफेद बाल, मोटी मूंछें। शरीर से थोड़े मोटे थे। जब पिता ने बताया तो मैं उनके पैर पड़ गई और पास होने की खुशी में उन्हें मिठाई दी। उन्होंने बिना खाए उसे पास खड़े एक ऊंचे मजबूत व्यक्ति को दे दी। शायद वह बॉडीगार्ड था। बात करते करते
जब वह थोड़ा खांसने लगी तब संजू ने पानी की बोतल उसके सामने रख दी। पानी के 2 घूंट लेकर उसने फिर से कहना शुरू किया, नहीं नहीं होगा, एक भी जगह खाली नहीं है, प्लीज कुछ करो। बाबा विनती कर रहे थे। नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। हताश होकर जब वह पीछे मुड़ने लगा तभी किसी ने चिल्लाया, ठहरो। एक ऊंचा, खूबसूरत, मजबूत और शानदार कपड़ों में एक युवा व्यक्ति बाहर आया। प्रवेश मिलेगा, मैं हूं ना, ओ मैं अविनाश सातपुते। चश्मा उतारते हुए बाबा बाहर की राजनीति देख रहे हैं और मैं अंदर, मतलब कॉलेज का। उनकी पहचान के कारण प्रवेश मिला, लेकिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। रागिनी फिर अतीत में चली गई। बात करते करते जब वह थोड़ा खांसने लगी तब संजू ने पानी की बोतल उसके सामने रख दी। पानी के 2 घूंट लेकर वह फिर से बोलने लगी। रागिनी फिर अतीत में चली गई। एक दिन मेरी प्रोजेक्ट फाइल थोड़ी अधूरी रह गई, इसलिए सर ने चिल्लाया। ये उसे कहीं से पता चला। तब उसने पूरे क्लास के सामने सर से मेरी माफी मांगने को मजबूर किया। शिक्षकों को अपनी माफी मांगनी चाहिए। इस बात ने मुझे बहुत अपराधी महसूस कराया। शून्य में देखते हुए उसने आगे बताना शुरू किया। कॉलेज में वह हमेशा मेरे साथ बात करने की कोशिश करता था, लेकिन उसका कैरेक्टर मुझे राधिका से पता चला, इसलिए मैंने उससे दूर रहने की कोशिश की। उसकी ओर प्रश्नात्मक नजरों से देखते हुए उसने कहा, राधिका कौन? संजू ने बीच में ही उसकी बात रोक दी। तब उसने पास में रखा मोबाइल उठाते हुए 3 पेपर में आई खबर इंटरनेट पर सर्च करके हेडसेट संजू की ओर बढ़ाया। यह क्या है? 6 महीने पहले एक अखबार में आई खबर थी। गुजरात के सूरत शहर में पति पत्नी का गूढ़ मृत्यु। उस सदमे से लड़की का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। खबर पढ़कर प्रश्नात्मक नजरों से रागिनी की ओर देखा। तब उसने बताना शुरू किया, जब मैं मुंबई के उस कॉलेज में थी तब उससे जान पहचान हुई थी। उसका नाम राधिका। कुछ दिन पहले उसका मर्डर हुआ। उस समय वह फोन पर मुझसे बात कर रही थी और जान बचाने की गुहार कर रही थी। मतलब जरा विस्तार से बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। संजू उसे गहराई से पूछ रहा था। अब उसे बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुंबई के उस कॉलेज में अविनाश सातपुते का वर्चस्व था। वो बहुत अच्छा दिखता था, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। उसकी ऊंचाई और आकर्षण। उसने मुझे कई बार प्रपोज किया, लेकिन मैंने उसे नकार दिया। दिखने में स्मार्ट और हैंडसम था, लेकिन राधिका ने मुझे उसकी हिस्ट्री बताई थी। मतलब मोबाइल फिर से उसकी ओर देते हुए कहा। उसका और राधिका का अफेयर कुछ महीनों से चल रहा था। ओह, एक दिन कॉलेज के हॉल में कार्यक्रम चल रहा था। मैं भी कार्यक्रम देख रही थी। बाबाओं का कॉल आया, इसलिए मैं मोबाइल पर उनके साथ बात करने बाहर गई। कवरेज नहीं मिल रहा था, इसलिए चलकर टेरेस पर गई। तब मुझे दोनों के बीच का विवाद सुनाई दिया। मैंने दीवार के पीछे से धीरे धीरे देखा। तब मुझे अविनाश लाल चेहरे के साथ दिखा। उसने पैसे का एक बंडल राधिका के मुंह पर फेंका और उसका गला पकड़कर गुस्से में कहा, ये पैसे अबॉर्शन के और तुम्हारे साथ की मस्ती के। अपना मोबाइल निकालकर सामने रखते हुए कहा, इसमें तुम्हारा भी वीडियो है, देखोगी? तुझा सारखे 56 आए और चले गए। यहां मेरे बाप का चलना है, आमदार विश्वासराव सातपुते, और मैं अविनाश सातपुते। तुम्हारा, और अगर तुझे मुंह खोला तो तेरा शव भी नहीं मिलेगा, और अगर मिला तो पहचान भी नहीं पाएगा, समझी? मतलब ये प्रेम नहीं था, सिर्फ मजे के लिए तू ये कर रहा था। क्या तुझे नहीं चाहिए था? होटल के उस साउंड प्रूफ कमरे में वाइल्ड होते वक्त तुझे मजा नहीं आया? और प्रेम की बातें मुझे मत बता। उसे धक्का देकर वह गुस्से में वहां से चला गया। तब मैं बगल की दीवार के पीछे छिप गई। जब उसकी जाने की पुष्टि हो गई तो मैं राधिका के पास दौड़ गई। राधिका हिचकियां लेते हुए रोते रोते वहीं बैठी थी। मैंने उसे गले लगाया और सहारा दिया। फिर पुलिस में जाना पड़ेगा, संजू ने सहजता से कहा। पुलिस? वह थोड़ी हंसी। पुलिस तो है, आमदार खासदार नेताओं की सुरक्षा के लिए, वह आगे बताने लगी। उस रात राधिका ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन हमने दोस्ती में उसे बचा लिया। 3 पुलिस वालों के लिए आत्महत्या का विस्तृत कारण लिखकर रखा था ताकि उन्हें सजा मिले, लेकिन पुलिस करोड़ों रुपए लेकर इस मामले को कैसे खत्म करेंगे, यह हमने उसे समझाया। उस समय मैंने सहजता से कहा, बस आत्महत्या करने से अच्छा है कि पहले उस पर हमला करने वाले को खत्म करो, फिर खुद को, क्योंकि तेरा जीवन रुकने से वह नहीं रुकेगा।
कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर उन्होंने और उनके दोस्तों ने मुझे क्लासरूम में अकेला पकड़ लिया। कमरे का दरवाजा बंद करते हुए वह किलसवाण हंसी के साथ मेरे पास आया। तब मैं डर से थरथराने लगी। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़कर खींच लिया। मुझे रोना आ गया। मैं गया करने लगी, लेकिन उसने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए और उसके दोस्त ने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग की। एक भयानक हंसी मेरे चारों ओर गूंज रही थी। वे वहां से चले गए, लेकिन मैं हताश होकर वहीं बैठकर रोती रही। अगले दिन उसके दोस्तों ने उसका फोटो नोटिस बोर्ड पर लगा दिया था और नीचे लिखा था लव बर्ड्स। मतलब उसने, हां उसने। लेकिन हमारे दोनों के प्राइवेट मूवमेंट ऐसे शेयर करने के लिए उसने प्रिंसिपल के पास शिकायत की। तो तुमने शिकायत क्यों नहीं की? यह सब उसने किया था इसलिए। वह थोड़ी हंसी। कितना आसान और सरल है बोलना। वह एक राजनीतिक नेता का बेटा था। अरे, यहां गली के लड़कों की कई शिकायतें पुलिस को देने पर भी किसी राजनीतिक नेता के एक फोन पर उन लड़कों को छोड़ दिया जाता है और फिर वे उन लड़कियों के जीवन को असहनीय बना देते हैं। तुम्हारे कोल्हापुर में पिछले दिन पल्लवी, अमृता नाम की लड़कियों ने इसी परेशानी से तंग आकर आत्महत्या की। अगर आपको और कोई बदलाव चाहिए तो बताएं। याद है ना, हमारे समाज में लड़कियों को गुलाम समझा जाता है, चाहे गरीब घर की हो या अमीर। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना इतना आसान नहीं होता। घर से बाहर कदम रखते ही उन पर वासना से भरी अनगिनत नजरें चुभने लगती हैं। उसके बोलने से उसकी असहनीय स्थिति उसे महसूस हो रही थी। वह उसकी ओर देखते हुए बोलने लगी। उस दिन कॉलेज के मैदान में वह अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। मैं जल्दी जल्दी लेक्चर के लिए जा रही थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर सबके सामने कहा, आई लव यू रागिनी। उसके इस व्यवहार से मैं पूरी तरह चौंक गई। मैंने हां कहने के लिए वह मानसिक दबाव बनाने लगा। मैं वहीं खड़ी थी। धीरे धीरे हमारे चारों ओर कॉलेज के लड़कों की भीड़ बढ़ने लगी। सब बस देख रहे थे और उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। उसने अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया और अपनी आलीशान गाड़ी की तरफ चल दिया। जब मैं जाने लगी तो उसके दोस्त मेरे सामने आ गए। अपनी गाड़ी से पेट्रोल भरी बोतल लेकर अविनाश मेरी ओर आने लगा। उस बोतल को देखकर मुझे रोना आ गया। आगे होने वाली उस घटना का चित्र मेरे सामने खड़ा था। मैं घबरा गई और उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। बोलते बोलते उसके आंसू अनियंत्रित हो गए। संजू हालांकि स्तब्ध हो गया था। उसने बोतल का ढक्कन खोला और मुझसे कहा, अगर तुम नहीं कहोगी तो आज मैं खुद को जला लूंगा। और उसने बोतल अपने ऊपर डालना शुरू कर दिया। उसके दोस्त ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। मुझे हां कहने के लिए सब चिल्ला रहे थे, लेकिन यह सब एक नाटक था, यह मुझे पता था। फिर क्या हुआ? कानों में प्राण लाकर वह सुन रहा था। बोतल खाली करते हुए उसने मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक विकृत हंसी फैली हुई थी। उसने मुझे हां कहने के लिए मजबूर किया, लेकिन किसी को समझ में आने से पहले ही उसके शरीर में अचानक आग लग गई और कॉलेज के मैदान में हड़कंप मच गया। मैं भागकर किनारे हो गई। वह चिल्ला रहा था, लेकिन कुछ सेकंड में ही उसके शरीर का पेट्रोल आग में जलकर कोयला हो गया। लेकिन आग अचानक कैसे लगी? संजू ने आश्चर्य से पूछा। तब वह बोली, राधिका केमिस्ट्री की टॉप की स्टूडेंट थी। सभी पदार्थों की केमिकल रिएक्शन उसे याद थी। मुझे घेरने की उनकी योजना मैंने 3 दिन पहले ही सुन ली थी। वह रात भर जागी रही। पेट्रोल जब धूप में आया तो कौन सी केमिकल के साथ अपने आप आग पकड़ सकता है, इस पर सारा अध्ययन किया। उस केमिकल की पाउडर तैयार की। जब वे सभी ग्राउंड में मेरी राह देख रहे थे, तब वह अविनाश के पास गई। वह पाउडर उसके कपड़ों पर लग गई, जैसे वह रोज की तरह ही बर्ताव कर रही थी। जब वह आग में जल रहा था, राधिका दूर से शांति से देख रही थी। उसने ठंडे दिमाग से उस राक्षस को इतना भयानक मरण दिया कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब स्त्री प्रतिशोध लेने उठती है, तब साक्षात परमेश्वर भी उसे रोक नहीं सकता। फिर क्या हुआ? वह तड़पते हुए जमीन पर पड़ा था। दर्द से कराहते हुए वह मेरी ओर देख रहा था। उसका जलता हुआ शरीर, काले पड़ चुके होंठ, उसकी झुलसी हुई त्वचा और जलकर खोखले हुए उसके सफेद आंखें अब भी सामने आ रही थीं। मरते समय उसके झुलसे हुए होठों से एक वाक्य निकला, तू मेरी नहीं है तो किसी की भी नहीं बनने दूंगा। अब वह मर चुका है। नहीं, वह वापस आ गया है। मतलब? तब रागिनी बोलने लगी। उस घटना के बाद मैंने और राधिका ने दोनों ने कॉलेज छोड़ दिया। वह अपने घर यानी गुजरात चली गई और मैं यहां आई।
हम कभी कभी फोन पर बातें करते थे, लेकिन एक बार उसने 3 बार कॉल किया। मैं बहुत डर गई थी। रात को उसे एक काली परछाई दिखाई दी थी और जले हुए मांस की गंध उसके कमरे में फैल गई थी। मैंने उसे समझाया कि शायद इतनी बुरी घटना के कारण मन ये सब चीजें महसूस कर रहा होगा, लेकिन राधिका के मां बाप को उसकी आत्मा ने उसके सामने एक भयानक तरीके से मार डाला। उसके बाद राधिका पागल हो गई। उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। मैं बीच बीच में उस हॉस्पिटल की मैडम से फोन पर उसकी तबीयत के बारे में पूछती रहती थी। फिर वह ठीक हुई क्या? एक गंभीरता से उसने पूछा। नहीं, उसका भी खून हुआ। खून होने से कुछ पहले उसने मुझसे कॉल किया था। वह आवाज, वह भयानक हंसी, मैं कभी नहीं भूल सकती। एक एक करके वह सबको खत्म कर रहा है। अब मैं... उसने तुम्हारे पापा को क्यों मारा? क्योंकि उसके पास अपनी मृत्यु का वीडियो उसके दोस्तों के जरिए उसके पिता यानी विश्वासराव सातपुते ने देखा था और उनके मानसिक संतुलन बिगड़ गए। वे काफी दिन मेंटल हॉस्पिटल में रहे। एक दिन पता चला कि उन्होंने हॉस्पिटल की दीवार पर सिर पटक कर खुद को घायल किया और वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने भी कम पाप नहीं किए थे। रागिनी की बातें खत्म होते ही सब कुछ साफ हो गया। यह क्यों हो रहा है, यह समझ में आ गया। वह कुछ बोलने वाला था कि अचानक लाइट चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। तब उसने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, डर मत, मैं तुम्हारे पास हूं। उसने मोबाइल का टॉर्च जलाया। तब रूम फिर से रोशन हो गई। कुछ समय तक दोनों चुपचाप एक दूसरे की ओर देख रहे थे। वह रागिनी के चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक प्रकार की संतोष था। काफी रात हो चुकी थी। संजू ने उसका और उसकी मां का अलविदा लेकर बाहर निकल गया, लेकिन यह सोच उसे परेशान कर रही थी कि उसे कैसे बचाना है। ट्रैवल्स ने उसे घर जाने के लिए निकलने के दौरान रागिनी के 50 से ज्यादा मैसेज व्हाट्सएप पर आ गए थे। उसके साथ बातें करते करते वह सो गया। रागिनी धीरे धीरे अपने पिता के दुख से बाहर आ रही थी, लेकिन उसके जीवन में एक गहरी खाई थी जो कभी भरने वाली नहीं थी। वह इससे भी भयानक था जो उसने अपनी आंखों से देखा था, और अब वह भी मरने वाली है। कैसे, कब, कितनी क्रूरता से, नहीं पता, लेकिन यह सब तो मेरे कारण ही शुरू हुआ था। मतलब कि इन सब से भी कई भयानक मौतें उसके लिए लिखी गई हैं। इसी पर वह विचार कर रही थी। उसे अब कोई डर नहीं था। संजू का हम पर बहुत प्यार है, बहुत समझता है। आज तक कितनी बार गुस्सा हुआ, हाथ उठाया, बुरा व्यवहार किया, लेकिन वह अभी भी साथ दे रहा है। मुझे भी पता है कि वह भी उस शैतान को रोककर मुझे उस आने वाली भयानक मौत से मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन उसके प्यार के शब्द भी इसे सहने के लिए पर्याप्त हैं। संजू दीवार की तरफ के सोफे पर बैठा था, जबकि सामने की कुर्सी पर बैठे काका हाथ में एक छोटी सी किताब पलटते हुए अस्वस्थता से बोलने लगे, ये देखो, मेरा तो सुझाव है कि तुम उस लड़की का पीछा छोड़ दो। उसकी जन्मपत्री मैंने देखी है। उसकी मदद करोगे तो तुम्हें भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलो, लेकिन मैं उसे इस स्थिति में नहीं छोड़ सकता, और उसे खोने का विचार भी नहीं करना। वह अपने निर्णय पर दृढ़ था। हम कुछ क्षण तक काका वैसे ही बैठकर विचार करने लगे। ठीक है, फिर तुम्हारे पास समय नहीं है। सुनो, वे कुछ सुझाव दे रहे थे। वह उन सुझावों को सुनकर चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। रागिनी, मां हाथ में ऑफिस का बैग लिए हुए उसे बुलाते हुए उसकी रूम में आई। क्या हुआ मां? रागिनी, बेटा आराम कर, एक पेशेंट का ऑपरेशन है, मुझे जाना होगा। रात हो गई है, क्या अब जाना जरूरी है? हां बेटा, मैं सुबह तक आऊंगी। तुम्हारी मां सर्जन है, कभी कॉल आएगा तो बताना। ध्यान रखना, और तुम भी कॉलेज शुरू करो। सोचते रहोगी तो और परेशानी होगी। हां। अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने माथे पर चुंबन लिया और बाहर चली गई। रागिनी को उस रात नींद नहीं आ रही थी। उसने संजू को कॉल किया, लेकिन वह भी ऑफ था। काम वाली मासी खाना बनाकर जाने को निकली। रागिनी बेबी, मैं जा रही हूं, सब कुछ ठीक से रख दिया है। ठीक है मासी। जैसे ही वे बाहर गईं, रागिनी ने अलमारी से एक उपन्यास निकालकर बिस्तर पर पढ़ने बैठ गई, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। मोबाइल उठाकर संजू को कॉल करने लगी, लेकिन वह अभी भी बंद था। अचानक उसकी नजर सामने की खिड़की पर गई। बाहर बारिश का पानी खिड़की की कांच पर गिर रहा था और नीचे बह रहा था।
लाइट की रोशनी में चमकते बारिश के बूंदों को देखकर वह खिड़की के पास गई। उस कांच पर गिरता पानी और बारिश का नजारा उसे मजेदार लगने लगा। उसने संजू के साथ गुलमोहर के पेड़ के नीचे बिताए गए गुलाबी पल याद किए और खुद को संकोच किया। हवा के झोंके के साथ बारिश की बूंदें बाहर झूलते नारियल के पेड़ पर लाइट की रोशनी में सुंदर लग रही थीं। वह वहीं खड़ी थी जब बाहर की लाइट्स कम ज्यादा होने लगी। नारियल के उस पेड़ पर कुछ हलचल हो रही थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उस लंबे हरे पत्तों के पीछे से उसे देख रहा हो। वह एक तक वैसे ही देखती रही। अचानक बाहर की लाइट चली गई और उस पेड़ से कुछ जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दिया। साइड में रखी कांच की अलमारी में रखा टॉर्च चालू करके उस जगह रोशनी डाली। कुछ हरकत हो रही थी। काला पीला सा शरीर जमीन पर गिरा हुआ था। उस बारिश में उसमें हलचल होने लगी और उसने सांस रोककर कांच की उस खिड़की से बाहर देखने लगी। लेकिन हाथ में रखा टॉर्च बंद हो गया। 1-2 बार 3 बार हाथ पर थपथपाकर फिर से रोशनी बाहर डाली और अचानक किसी ने उस पर कूदने जैसा महसूस हुआ। उसने तुरंत झटका लेकर साइड में हो गई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कोई नहीं था। सब कुछ शांत हो गया। साइड की मेज पर रखे जार से पानी पीकर उसने फिर से संजू को कॉल किया, लेकिन स्विच ऑफ था। अब उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था। मोबाइल को साइलेंट करके उसने पास रखी उपन्यास उठाई। रात के 8 बज चुके थे। वह मोबाइल की दुकान पर बेचैनी से खड़ा था। मोबाइल रिपेयर करने वाले से कह रहा था, अरे और कितना समय लगेगा? हो गया, ये लो तुम्हारा मोबाइल, अब चालू हो गया है, लेकिन अगर फिर से भीग गया तो स्क्रैप ही करना पड़ेगा। उसने मोबाइल कांच के काउंटर पर रखा। सुझाव के लिए धन्यवाद, ये लो पैसे। मोबाइल दुकान से बाहर निकलते ही संजू ने रागिनी को कॉल किया, लेकिन उसने कोई भी कॉल नहीं उठाया। रागिनी, बेवकूफ, फोन उठाओ। बाइक पर बैठते हुए उसने कान का ब्लूटूथ ऑन किया। तेज गति से उसकी बाइक पुणे की दिशा में दौड़ने लगी। वह लगातार कॉल करता रहा, लेकिन रागिनी फोन नहीं उठा रही थी। 1 घंटे 1.5 घंटे बीत गए होंगे। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरकर उसने साइड में रुककर उसकी मां को कॉल किया। हेलो आंटी, आप कहां हैं और रागिनी फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं मुंबई में हूं। रागिनी दवा लेकर सोई होगी। आंटी, आपको वापस आना होगा। रागिनी की जान को खतरा है। मैं बाहर निकला हूं, लेकिन मुझे 1.5-2 घंटे लगेंगे। किसने कहा? मैंने उसकी पत्रिका देखी है आंटी। आज चंद्र ग्रहण है। आज आत्मा बहुत भयानक होगी। मैं बाहर नहीं जा सकती। सामने एक पेशेंट है। कुछ ही समय में ऑपरेशन शुरू होने वाला है। मैं काम वाली मासी को कॉल करती हूं, वह उसके साथ रहेगी। ठीक है। उसने फिर से तेज गति से सड़क पर निकल पड़ा। आसमान चांदनी से भरा हुआ था, लेकिन क्षितिज पर बादलों की घनी कतार थी। रात के लगभग 8 बजे होंगे। पुणे की ट्रैफिक से रास्ता निकालते हुए वह आगे बढ़ने लगा। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। रागिनी का बंगला शहर से 5 किलोमीटर ऊपर होगा। शहर पीछे छोड़कर वह बंगले के पास पहुंचा। उसे जल्दी से जल्दी रागिनी को देखना था। वह विचारों में खो गया था। अचानक किसी ने सामने आकर रास्ता रोक दिया और उसकी गाड़ी गीली सड़क पर स्लिप हो गई। वह खिसकते हुए, खड़खड़ाते हुए रुकी। सब कुछ शांत हो गया। गाड़ी के इंजन से भाप निकल रही थी। आइगर। उसके शरीर में जलन हो रही थी। उसने गाड़ी को पैर से खिसकाते हुए उठने की कोशिश की। क्या हुआ है? कितना हुआ है? यह महत्वपूर्ण नहीं है। उसके घर में मलहम पट्टी करना है, लेकिन वह कैसे है, यह ज्यादा जरूरी है। बड़बड़ाते हुए वह बाइक से उतरा। कपड़े थोड़े कीचड़ में सने थे और हाथ पैर में चोटें आई थीं। फिर भी वह दरवाजे की ओर बढ़ा और दस्तक दी। रागिनी। श्वास रोककर वह सुन रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। रागिनी। उसने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी और उसे एहसास हुआ कि दरवाजा खुला है। धीरे धीरे दरवाजा खोलकर वह अंदर गया। अंदर घुप अंधेरा छाया हुआ था। उसने बगल का स्विच ऑन किया, लेकिन लाइट नहीं थी। दरवाजा बंद करके हॉल में आया और फिर आवाज दी, रागिनी, कहां है तुम? लेकिन उसका कोई आवाज नहीं आ रहा था। चारों ओर एक जानलेवा चुप्पी थी। एक एक लाइट का बटन ऑन करते हुए धीरे धीरे वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा, लेकिन चलते समय उसकी चोटों में दर्द हो रहा था।
हर एक सीढ़ी चढ़ते समय उसकी सांसों की आवाज उसकी मन में छिपी हुई डर और आतंक को महसूस करा रही थी। जब वह रागिनी के कमरे के पास पहुंचा तो डर से उसके माथे पर जमा हुआ पसीना पोंछते हुए उसने आवाज दी, रागिनी। लेकिन चारों ओर शांत था। टाट की गिरने की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसने दरवाजा आगे धकेल दिया तो वह थोड़ा खुल गया। अंदर के अंधकार को चीरने वाला थोड़ा सा प्रकाश बगल की खिड़की से आ रहा था। उसने अंदर झांका और रागिनी को आवाज दी, तबू इतना ही जवाब मिला। लाइट का बटन ऑन किया लेकिन वह चालू नहीं हुई, इसलिए उसने जेब से मोबाइल निकालने लगा। तभी अचानक उसे पैर में कुछ चुभने जैसा महसूस हुआ। उसने पैर झाड़ा लेकिन उस जगह खुजली होने लगी। इसी तरह पैर से पैर घिसते हुए वह रागिनी को आवाज देने लगा, लेकिन अंधेरे में केवल उसकी कराहने की आवाज सुनाई दी। वह असहनीय दर्द में कराह रही थी। रागिनी, क्या हुआ है? तुम कहां हो? वह पुकार रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। उसने जल्दी जल्दी मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, तभी पैर पर चक्कर आने लगा। उसने मोबाइल की रोशनी नीचे डाली। 3-4 लाल चींटियां उसके पैर पर चढ़कर उसे जोर से काट रही थीं। उसने झटपट पैर झाड़ा और बगल में होते हुए फर्श पर टॉर्च की रोशनी डाली। सफेद चमकदार फर्श पर जगह जगह लाल चींटियां दौड़ रही थीं। उसे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने टॉर्च आगे बढ़ाई और उसे थोड़ा अजीब लगा। जमीन पर लाल चींटियों की जैसे चादर बिछ गई थी। तभी बाईं दीवार से मिट्टी खिसकने की आवाज आई। उसने झट से सफेद एलईडी बल्ब की रोशनी दीवार पर डाली और सन्न रह गया। उस दीवार पर लाल चींटियां नीचे खिसक रही थीं। लाल चींटियों के झुंड मिट्टी की तरह नीचे गिर रहे थे। मोबाइल की रोशनी इधर उधर करते ही वह हताश होकर देखता रह गया। कमरे की चारों दीवारों से चींटियों का लादा नीचे खिसक रहा था। यह देखकर उसका दिल धड़कने लगा। उसका शरीर फिर से पसीने से तर हो गया। तभी रागिनी की आवाज गूंजी, हेल्प। वह कराह रही थी, जैसे उसका आवाज भी फट नहीं रहा था। उसने फिर ध्यान से देखा तो चींटियां बेड से नीचे गिर रही थीं और नीचे गिरने वाले बेड पर चढ़ रही थीं। जब उसने टॉर्च बेड पर डाली तो वह सन्न रह गया। उसका सारा साहस पल भर में टूट गया। बेड पर लाल चींटियों का ढेर लगा हुआ था और उसमें रागिनी तड़प रही थी, कराह रही थी। चींटियों का बिल उसके शरीर पर बन चुका था। लाखों चींटियों के डंक उसके शरीर को चुभ रहे थे। यह दृश्य देखकर उसकी दांतों की खींचने की बारी आ गई। क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे किसी मृत शरीर पर कीड़े लगते हैं, उससे भी ज्यादा घिनौना दृश्य था। चींटियां उसके शरीर पर दौड़ रही थीं, जोर से काट रही थीं। उसकी स्थिति देखकर हिम्मत जुटाकर वह आगे बढ़ा। उसने रागिनी के शरीर पर प्रकाश डालने वाला मोबाइल रखकर बेड के पास आया। इसी दौरान उसके शरीर पर चींटियां दौड़ने लगीं और जोर से काटने लगीं। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और जमीन से मिट्टी को ऐसे हटाने लगा जैसे वह चींटियों के ढेर को हटा रहा हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। छटछट उसकी भी हाथ पैर चाबुकने लगे। जैसे आग का लावा फूट रहा हो, उसके शरीर में आग लगने लगी। अब वह भी पूरी तरह से घेर लिया गया था। सैकड़ों डंक उसके शरीर पर लगने लगे, लेकिन उसके शरीर को होने वाली यातनाएं लाख गुना अधिक थीं। चींटियों ने पूरे कमरे को भर दिया था। क्या करें, यह समझ में नहीं आ रहा था। उसने रागिनी की ओर देखा। उसके शरीर पर बना हुआ वह बिल। आंखें बंद की, हिम्मत जुटाई और झटपट आंखें खोली। दोनों हाथों से उसे उठाकर कमरे के बाहर निकला। अछट छटछट उसके हाथों पर असंख्य डंक लगने लगे, पर कोई परवाह नहीं थी। वह जल्दी जल्दी कदम उठाकर नीचे हॉल में आया और उसे सोफे पर लिटा दिया। वह मौत की यातनाओं से तड़प रही थी। उसका शरीर सूजा हुआ था और जगह जगह से खून बह रहा था। उसने उसके शरीर पर से लाल चींटियां हटानी शुरू की। उसके बालों और शरीर से उन्हें साफ करने लगा। चींटियों ने घेर रखी रागिनी वैसे ही आंखें बंद करके पड़ी थी। उसने उसके शरीर का ड्रेस तिरछा फाड़ा और फिर उसने उसे झाड़ना शुरू किया। तभी अचानक रागिनी होश में आई। खुद को ऐसा देखकर उसने चिल्लाते हुए संजू को जोर से एक तरफ धकेल दिया और सोफे पर ही कवर अपने चारों ओर लपेट लिया। वह एक तरफ गिर गया और तब से असहनीय हो चुके चींटियों के डंक अब कम होने लगे। हाथों पर की सूजन कम हुई और जिनसे वह इतना समय लड़ाई कर रहा था, वे चींटियां देखते देखते गायब होने लगीं। यू बास्टर्ड, तुम मेरा रेप कर रहे थे? भयानक गुस्से में रागिनी ने बाईं ओर चीनी मिट्टी का फूलदान उसकी ओर फेंका। जब वह उसके सिर पर लगा तो फूलदान के टुकड़े हो गए और उसे दर्द से कराह उठना पड़ा।
लेकिन उसकी ओर देखे बिना उसने हाथ जोड़कर कहा, सॉरी रागिनी, पर यहां कुछ अजीब हो रहा था। वो चींटियों का बिल, वो डंक। वह घबराई हुई नजरों से जमीन पर चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसका गुस्सा और संताप अनियंत्रित हो चुका था। कुछ मत बोल, यही तुम्हारी औकात है और तुमने आज इसे साबित कर दिया। उसने नजर झुकाकर मिन्नतें करने लगा। वह उसके कपड़े जमीन से उठाने लगी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। रागिनी, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। सच में जो मुझे सामने दिख रहा था। बोलते हुए उसने कपड़े टेबल पर रख दिए। तुम्हारी कामेच्छा जाग गई थी, है ना? मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया। आखिरकार वो पुरुष की जाति ही है, लेकिन तुम इतनी नीच हो, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था। बोलते हुए वह भी रोने लगी। आई हेट यू। उसके गुस्से और आक्रोश की स्पष्टता उसकी आंखों में थी, लेकिन उसे देख पाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नीचे जमीन पर स्थिर नजरों से उसने हाथ जोड़ दिए। सच में मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। अभी के अभी यहां से निकल जा। तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। और ये लो तुम्हारी अंगूठी। उसने हीरे की अंगूठी उसके ऊपर फेंक दी। जमीन पर पड़ी उस अंगूठी को आसानी से उठाना मुश्किल हो गया। शरीर की जख्मों से खून बहकर अब सूखने लगा था। वह नीचे बैठा और अंगूठी उठाकर मुट्ठी बंद कर ली। सोफे के सहारे उठकर खड़ा रहा। अब शरीर ठंडा हो चुका था और हाल ही में हुए हादसे के दर्द का अनुभव होने लगा। नीचे देखते हुए आंसुओं से भरी आंखों से उसने हाथ जोड़े। सॉरी, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें तकलीफ होगी, दुख होगा, और न ही आगे सोचूंगा। एक और बात, आज चंद्र ग्रहण है। कुछ भी हो, घर से बाहर मत निकलना। आज की रात शापित चांदनी की है। वो चांदनी तुम पर न पड़े। और हां, आई लव यू। हां, ये प्यार है। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। आई हेट यू। वह चलकर उसके सामने आई। भयंकर गुस्से में उसकी ओर देखते हुए जोर से थप्पड़ मारा। उसके हाथों में झंझनाहट थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। भरभरी आंखों से उसने फिर से हाथ जोड़े। वह पीछे मुड़ गया। कपड़े थोड़ा फटे हुए और हाथ पर खरोंच थी। वह थोड़ा लंगड़ाते हुए चला जा रहा था। उसके पैरों में दर्द हो रहा था। रागिनी उसे जाते हुए देख रही थी। वह बाहर निकला, तभी दरवाजा बंद करने के लिए वह आगे बढ़ी। दरवाजा बंद करके उसने बगल की खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे गिरा हुआ बाइक उसने कैसे खड़ा किया और फिर शर्ट के कॉलर से सिर की चोट से बह रहे खून को पोंछते हुए बाहर निकल गया। वह जाते हुए रागिनी देख रही थी। उसका गुस्सा अभी भी मन से नहीं गया था। दरवाजे के सहारे बैठकर रहा। वह फूट फूट कर रोने लगी। जिस पर इतना विश्वास किया, उसने ऐसा किया, कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था। आंसू पोंछते हुए वह अलमारी के पास गई और कपड़े पहनने लगी। मां को कॉल करने के लिए उसने टेबल पर रखे अपने मोबाइल को उठाया तो 100 से ज्यादा मिस कॉल थे। उसने 3 को नजरअंदाज किया और मां को कॉल किया। मां, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम कब आ रही हो? उसने रुदन भरे चेहरे से बोलना शुरू किया। रागिनी, क्या हुआ बच्ची? तुम ठीक तो हो ना? मां डरती हुई आवाज में बोली। मां, तुम फिर कब आओगी? मुझे बहुत अकेला लग रहा है। मैं आ रही हूं, पर तुम ठीक हो ना? तुम घर से बाहर मत निकलना, घर में ही रहना। अगर और कुछ चाहिए तो बताएं। अगर संजू का फोन आया होता तो कोल्हापुर से बाहर निकला था, तब लगातार कॉल आ रहे थे उसके। रागिनी की जान खतरे में है और जल्दी घर आने के लिए कह रहा था। मैंने डॉक्टरों को बताकर बाहर निकली, लेकिन लोनावला के घाट पर एक एक्सीडेंट हो गया है, वरना कब का पहुंच चुकी होती। लेकिन चिंता मत करो, संजू पहुंच जाएगा। उस नीच आदमी का नाम भी मत लेना। उसने मुझे बहुत हर्ट किया है। इतना नीच, घटिया और इतना बेजान ऐसा लगा नहीं था। तुम शुद्धि पर हो ना? क्या बड़बड़ कर रही हो? वो शब्द पढ़ते पढ़ते अचानक एक काला साया दीवार पर नजर आया और डर से वह झटके से पीछे हुई, लेकिन बिखरे हुए साहित्य में पैर अटक कर गिर गई। मोबाइल हाथ से फिसलकर जमीन पर सरकता चला गया, लेकिन मोबाइल का टॉर्च नीचे गिर गया। अंधेरे में हाथ बढ़ाते ही उसके हाथ पर कुछ गिरा। वो नमियत उसे महसूस हुई। मोबाइल उठाकर देखा तो एक काला सड़ाक टुकड़ा था। थोड़ा ध्यान से देखने पर वह चमड़ा था। सड़ाक 3 बार झटका देने पर फिर वही एक टुकड़ा उसके पास गिरा। तब उसे ऊपर कुछ है यह महसूस हुआ, लेकिन ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई। डर से उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई।
एक बार लगा कि सामने के खुले दरवाजे से बाहर दौड़ जाए। ऐसा सोचकर मन में ठान लिया। एक तीव्र दुर्गंध चारों ओर फैलने लगी, पेट में हलचल होने लगी और उसने मुंह दबाकर ऊपर देखने लगी। आंखें फाड़कर देखते ही रह गई। वटवाघुल पेड़ पर उलटे लटक रहे थे। पूरी तरह जले हुए नग्न शरीर की चमड़ी उतरकर नीचे जमीन पर गिर रही थी। पैर छत से चिपके थे और सिर नीचे था। वह थरथराते हुए बाजू में होने लगी। तभी उसने झटके से गर्दन पूरी तरह नीचे उसकी तरफ मोड़ ली। काले और झुर्रियों भरे चेहरे पर अमानवीय भाव थे। खोबनी से बाहर निकले सफेद आंखें उस पर टिकी हुई थीं और कर्कश आवाज में हंसते हुए उसके मुंह से गिरती हरी चिपचिपी लार उसके शरीर पर गिर गई। उस भयानक रूप को देखकर शरीर की सारी शक्ति एकत्रित करके रागिनी जान की आवाज में चिल्लाई और दरवाजे की दिशा में दौड़ पड़ी। तभी किसी ने उसके पीछे दौड़ने की आवाज सुनी। वह भी जान की आवाज में दौड़ रही थी, लेकिन वह दरवाजा बहुत दूर दूर अंधकार में जा रहा था। वह दौड़ रही थी और गिर रही थी, फिर से उठकर देख रही थी, लेकिन वह दरवाजा अंधेरे में कहीं खो गया। सब कुछ अंधकार में डूब गया। वह अपनी जगह पर रुक गई। चमकीले अंधकार में वह खड़ी थी। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक भयानक शांति। और फिर से प्रकाश दिखाई दिया, खुली दरवाजे से दिखता हुआ सीधा आयताकार प्रकाश। और फिर वह दौड़ने लगी। धप 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 कदम उठाते हुए वह दरवाजे के पास पहुंची और बाहर निकलने वाली थी कि अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह बंद दरवाजे पर टकराई, लेकिन पीछे न देखते हुए जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। तेरा अंत आ गया है। उस घोघरे आवाज के शब्द कानों में आते ही उसने फिर से जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारना शुरू किया, लेकिन पीछे मुड़कर उस किलसवाण भयानक दृश्य को फिर से देखने की हिम्मत नहीं हुई। वह रोते हुए दरवाजे की ओर मुंह करके डर से थरथराते हुए वहीं खड़ी रही। दिल की धड़कन छाती फाड़कर बाहर आएगी और आंखों से आंसू एकसार होकर बह रहे थे। तभी किसी ने उसके पैरों को मजबूती से पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया, जिससे वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जमीन पर पड़ी थी जैसे सब कुछ समाप्त हो गया था। आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। वह आज मुझे मार डालेगा। ऐसे ही तड़पाकर शायद मेरी बारी आ गई थी, इसलिए मेरी मां और मेरे प्रेम को दूर किया। संजू, मुझे माफ कर, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। तुम कल आओगे तो मेरा शव तुम्हें मिलेगा, लेकिन हमारा साथ यही तक था। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मर भी गई तो लव यू। वह रोते हुए बड़बड़ कर रही थी। तभी उसके दाहिने कंधे पर कुछ चिपचिपा नम तरल गिरा। 3 हाथ लगाकर देखा तो वह उसकी हरी लार थी। उसे जमीन से उठने में कठिनाई हो रही थी। हाथों में शक्ति खत्म हो गई थी। शरीर थका हुआ था। उसे अपना अंत दिख रहा था और एक पल में संजू का प्यार याद आया। उसने आंखें बंद करके हाथ जोड़े और कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हमेशा। अगर हो सके तो मुझे माफ करोगे ना? मैं जा रही हूं। उसने आंखें बंद कर लीं और उसकी ओर आ रही मौत की आहट उसे महसूस होने लगी। सब कुछ शांत हो गया। रागिनी! इस शांति को चीरती हुई एक आवाज कानों में पड़ी। वह निशब्द होकर आवाज सुनने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कान में प्राण लाकर सुनना शुरू किया। तभी वह फिर से आवाज सुनाई दी, रागिनी! उसने सारी शक्ति इकट्ठा करके 3 बार पुकारा, संजू, प्लीज मदद करो। जैसे ही उसका प्राण उसे वापस मिला, उसने सारी शक्ति जुटाई और खड़ी हो गई। जैसे ही उसने चिल्लाया, दरवाजा जोर से खुल गया और वह तेजी से बाहर दौड़ी। नीचे खड़े संजू को देखकर खुशी से पागल हो गई। वह रोते हुए नीचे आने लगी, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। वह सीढ़ियों पर गिरने लगी। तभी वह भी चिल्लाता हुआ उसकी ओर दौड़ा। वह जमीन पर गिर गई थी। सिर पर हुए जख्म से खून बहकर चेहरे पर फैलने लगा। हाथ पैर पर भी जख्म थे। रागिनी, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। उसने उसे दोनों हाथों से उठाकर सोफे पर बिठा दिया। उसे देखकर उसने भर आई आंखों से हाथ जोड़े। उसने उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उसके माथे पर से खून साफ किया। जेब में हाथ डालकर उसने अंगूठी बाहर निकाली और उसकी उंगली में डाल दी। सब ठीक हो जाएगा, प्लीज मुझे यहां से ले चलो। नहीं, ग्रहण लग गया है। बाहर गई तो जाल में फंस जाओगी। बस आधा घंटा रह गया है, फिर सुबह होगी। लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं जाऊंगा, प्लीज।
मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हाथ उठाया। कौन सा हाथ? ये क्या? उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसके हाथ का चुंबन लिया। झटके से उसने उसके होंठ अपने होंठों में ले लिए। उसने भी उसे कसकर गले लगाया, लेकिन अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने उसी हाथ को मजबूती से पकड़कर डर से थरथराते हुए कहा, रागिनी, क्या हुआ? डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। रागिनी के माथे पर वह हरे रंग का चिपचिपा तरल गिरने लगा। रागिनी अपनी आंखें फाड़कर ऊपर देख रही थी। तभी संजू ने उसके माथे पर लगे उस चिपचिपे पदार्थ को हाथ से छूकर देखा। यह क्या है? रागिनी ने अपनी आंखें बंद करके ऊपर देखने का इशारा किया। संजू ने धीरे धीरे अपनी नजर ऊपर की। क्या है? कुछ तो दिख नहीं रहा। रागिनी ने झटके से आंखें खोली, पर सच में वहां कुछ नहीं था। यहीं रुक, तुझे बहुत चोट लगी है, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूं। नहीं, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, रागिनी कांपती आवाज में बोली। संजू कुछ कहने ही वाला था कि तभी किसी के कराहने की आवाज आने लगी। दोनों चुपचाप उस आवाज को सुनने लगे। धीरे धीरे वह आवाज तेज होती चली गई और रागिनी डर से कांप उठी। उसने अपनी आंखें बंद की और संजू को जोर से पकड़ते हुए बोली, वही है, मुझे लेने फिर से आ गया है, वो यहीं कहीं छुपा है इस अंधेरे में। रागिनी, डरो मत, कुछ नहीं होगा। संजू उसे दिलासा दे रहा था, लेकिन खुद उसकी हालत डर से खराब हो रही थी। उसकी डरी हुई नजरें हर जगह घूमने लगीं। वह आवाज और भी साफ होने लगी। कोई जोर जोर से कराहता हुआ जमीन पर घिसटता हुआ आ रहा था, लेकिन अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक तेज बदबू ने दोनों को सुन्न कर दिया और घर में फिर से गहरी खामोशी छा गई। उस खौफनाक खामोशी में सिर्फ रागिनी की सिसकियां गूंज रही थीं। बाहर तेज हवाओं के झोंकों ने खिड़कियों के पर्दों को हिला दिया और बारिश की बूंदें शीशे पर से नीचे गिरने लगीं। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और खिड़की झटके से खुलकर बंद हुई, जिससे शीशा टूट गया। उस आवाज से रागिनी पूरी तरह से कांप गई और फिर कराहने की आवाज गूंज उठी। वह आवाज रागिनी के कमरे से आ रही थी। दोनों ने सांस रोककर उसके बंद दरवाजे की ओर देखा। तभी दरवाजा छर्र छर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा और आधा खुला रह गया। एक बार फिर एक जानलेवा खामोशी छा गई। दोनों की नजरें दरवाजे पर जमी थीं। तभी सीढ़ियों के पास के छोटे छोटे खंभों के बीच से कोई घिसटते हुए आता हुआ दिखाई देने लगा। रोता और कराहता हुआ वह सीढ़ियों पर से घिसटता हुआ नीचे आ रहा था। उसे देखते ही दोनों डर से कांप उठे। संजू, यहां से चलो, वह हमें मार डालेगा। नहीं, वह कोशिश कर रहा है कि तुम बाहर जाओ। संजू ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं सका। कोई उसके पैर जोर से पकड़े हुए था। उसने नीचे देखा और उसका खून जम गया। वह एक भूत था, जिसने अपने काले, चिपचिपे और गीले हाथों से संजू के पैर को जकड़ा हुआ था और घिनौनी हंसी के साथ उसकी तरफ देख रहा था। संजू वहां से निकलने की नाकाम कोशिश करने लगा, लेकिन बेकार था। रागिनी उसका हाथ पकड़कर खींच रही थी, पर उस भूत की पकड़ से उसे छुड़ाना मुमकिन नहीं था। रागिनी, ग्रहण खत्म हो गया है, तुम बाहर निकल जाओ। संजू की कांपती आवाज सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। तभी एक जोरदार झटका लगा और उस भूत ने संजू को जोर से दीवार पर फेंक दिया। उस झटके से रागिनी भी दूर जा गिरी। संजू दीवार से टकराकर नीचे कांच के शोकेस पर जा गिरा। कांच टूटकर बिखर गया और रागिनी तड़पते हुए उठकर चारों ओर देखने लगी। संजू दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर पड़ा था। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे और कुछ टुकड़े उसके शरीर में घुस चुके थे। उसके कपड़े खून से लथपथ हो गए थे। संजू ने भरी आंखों से रागिनी से हाथ जोड़कर वहां से बाहर जाने की विनती की। उसने उसे उठाया, लेकिन फिर से उसके पैर खींचे गए और वह कांच के टुकड़ों के बीच से घिसटने लगा। रागिनी उसके पीछे भाग रही थी। वह सीढ़ियों से घिसटते हुए ऊपर रागिनी के कमरे में चला गया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। रागिनी उसके पीछे भागकर ऊपर पहुंची और दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए रोने, चिल्लाने और पुकारने लगी। तभी दरवाजा छर्र छर्र की आवाज करते हुए खुद ब खुद आधा खुल गया। उसने बिना कुछ सोचे अंदर कदम रखा। हिचकते हुए उसे पुकारने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रूम में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। बिस्तर पर फटी हुई गद्दी का रुई जैसे किसी ने फूंक मार दी हो, धीरे धीरे उड़ रही थी।
बिस्तर पर एक रक्त से बना हुआ चित्र उभर रहा था। उसे देखते हुए रागिनी आगे बढ़ी और जैसे ही वह चित्र साफ हुआ, वह धप से ऊपर से गिरकर उसके बिस्तर पर आ गया। उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था, कपड़े खून से सने हुए थे। उसने हल्के से अपनी गर्दन तिरछी करके रागिनी की ओर देखा और हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज यहां से जल्दी बाहर निकल जाओ। उसकी यह हालत देखकर रागिनी गुस्से से भर उठी और उसने उस शैतान को ललकारना शुरू कर दिया। ए शैतान, कहां है तू? बहुत मजा आ रहा है तुझे हमें इस तरह तड़पाकर। राधिका ने जो मौत तुझे दी थी, उससे 1000 गुना भयानक मौत तुझे मिलनी चाहिए थी। रागिनी के गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा खून से सना हुआ था। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे ललकार रही थी। उस कमरे से बाहर निकलकर वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। तू मुझे लेने आया है? चल, मैं तैयार हूं। वह फिर चिल्लाई और तेजी से किचन में घुस गई। उसने सिलेंडर की पाइप खींचकर बाहर निकाल दी। तभी चारों ओर से उस आत्मा की चीखें शुरू हो गईं। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर जोर से सिलेंडर को लात मारकर गिरा दिया। सिलेंडर गड़गड़ाते हुए लुढ़कने लगा और वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसके चेहरे और कंधों पर बिखरे हुए खुले बालों के बीच से उसका खून से सना चेहरा और भी भयावह लग रहा था। उसकी आंखों में जैसे आग धधक रही थी। वह सिलेंडर पर फिर लात मारते हुए गरजी, आजा सामने, अब मैं तुझसे नहीं डरती। चल, मैं तैयार हूं। उसने सिलेंडर का नॉब घुमाया और गैस चालू हो गई। कुछ ही देर में गैस की तेज दुर्गंध पूरे घर में फैल गई। चारों ओर से आत्मा की चीखें और तेज हो गईं। उसने अपने हाथ में माचिस ली और उसमें से 2 तीलियां निकालकर बेधड़क जलाने की कोशिश की, लेकिन तीली नहीं जली। वह दूसरी तीली जलाने ही वाली थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो तुम? वही कर रही हो जो वो चाहता है। जख्मी हालत में संजू उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। नहीं, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं मर जाऊंगी तो सब खत्म हो जाएगा, और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। संजू उसे खींचते हुए दरवाजे की ओर ले गया। तभी पीछे से लाइट्स चालू हो गईं। एक चिंगारी गिरी और आग की लपटें उठने लगीं। जोर का सिलेंडर का धमाका हुआ। घर की सभी खिड़कियां छटछटाकर जलने लगीं और खिड़कियों के कांच टूटकर सड़क पर बिखर गए। धमाके से दोनों उछलकर बाहर गिर पड़े। आग की लपटों और काले धुएं ने पूरे माहौल को उजागर कर दिया। दोनों सड़क पर बेहोश पड़े थे। तभी रागिनी की मां गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई। वो तेजी से नीचे उतरी और दौड़ते हुए आगे आईं। 2 हफ्ते बाद रात के 11 बजे का समय था। हेलो मैडम, डॉक्टर शिंदे बोल रहा हूं। आपकी बेटी होश में आ गई है, जल्दी आइए। अपनी बेटी की फोटो देखते हुए कंप्यूटर पर काम कर रही उसकी मां के चेहरे पर खुशी छलकने लगी। 2 हफ्तों से कोमा में पड़ी रागिनी आखिरकार होश में आ गई थी। उन्होंने तुरंत अपनी कार निकाली और घर के गेट से बाहर निकल गईं। उनका आनंद तो जैसे 7वें आसमान पर था। उनकी बेटी एक बड़े युद्ध से बच निकली थी। रागिनी अचानक झटके से उठकर बैठ गई। अरे रागिनी, धीरे, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। संजू ने रागिनी का हाथ पकड़कर उसे सहारा दिया। रागिनी उसकी ओर देखते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है संजू। वो फिर से आएगा। उसकी भयभीत नजरें चारों ओर घूम रही थीं। संजू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने पास खींच लिया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, कभी नहीं, विश्वास करो। रागिनी ने संजू का हाथ कसकर पकड़ लिया और सुकून से उसकी गोद में सिर रखकर उससे लिपट गई। संजू भी उसके सिर पर हाथ फेरता रहा, उसे दिलासा देता रहा। सच कहूं संजू, रागिनी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा और फिर से उसकी गोद में समा गई। हां, बोलो ना। अब चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो हमेशा। हां, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और अब कोई संकट तुम्हारे पास नहीं आएगा, वादा है। उधर डॉक्टर वार्ड में एक एक मरीज की जांच कर रहे थे। आईसीयू का दरवाजा खोलकर वह अंदर पहुंचे। मशीन की बीप लगातार चल रही थी और सलाइन की बोतल से धीरे धीरे ग्लूकोज उस घायल शरीर में उतर रहा था। सामने मरीज की ओर देखते हुए उन्होंने पास खड़ी नर्स से कहा, इलाज का असर हो रहा है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि मरीज कब तक कोमा में रहेगा। रिपोर्ट्स को देखते हुए डॉक्टर ने मरीज की ओर देखा। उसके शरीर पर जगह जगह सफेद पट्टियां बंधी हुई थीं और कहीं कहीं टांकों के
काले निशान साफ नजर आ रहे थे। आईसीयू का दरवाजा हल्का सा खुला और एक नर्स ने डॉक्टर से कहा, सर, रागिनी की मां आ गई हैं। हाथ में पकड़ी रिपोर्ट पास खड़ी नर्स को देते हुए डॉक्टर बाहर आ गए। वार्ड से बाहर निकलते हुए वह आगे बढ़े। कुछ दूर पर रागिनी की मां नजर आई, जो दरवाजे की खिड़की से रागिनी को देख रही थी। रागिनी खुश दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। डॉक्टर आगे बढ़ते हुए खिड़की से अंदर देखते हुए बोले, रागिनी एक बड़े हादसे से बची है। उसे मानसिक आघात पहुंचा है, जिसे तुम बहुत प्यार करो और उसका। रागिनी की मां ने अचानक डॉक्टर की ओर देखा। आपने उसे उसके बारे में बताया तो नहीं? नहीं, लेकिन बताना तो पड़ेगा, और हां, आप भी खुद को संभालें। रागिनी की मां खिड़की से रागिनी को देखती रही। रागिनी ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई उसके बगल में बैठा हो। वह अंदर अकेले ही बड़बड़ा रही थी, चिंता मत करो, हमारे शादी के बारे में मैं जल्दी ही मां से बात करती हूं। अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, मृत्यु भी नहीं। आई लव यू संजू। और यह देखकर रागिनी की मां की आंखों से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।